नमस्कार बच्चों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। और आज हम करने वाले हैं जो सिमुलेटर हमने लास्ट में किया था उसका पार्ट 2, क्योंकि काफी लंबी वीडियो बन रही थी, इसलिए हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ऑलरेडी काफी कुछ कर लिए थे, वो आपने प्रैक्टिस किए होंगे उसको। अब आते हैं पार्ट 2 के ऊपर। तो मेरा ध्यान दोगे कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे उस टाइम, और लगभग हमारे काफी क्वेश्चंस हो गए थे। कहाँ तक पहुंच गए थे हम? लेट मी सी। हाँ, तो देखो लास्ट में हमने ये वाला पार्ट 1, जिन बच्चों ने नहीं देखा हुआ है वो जाके पहले बेटा इस प्लेलिस्ट में देख लेना, या फिर आपको चैनल पे मिल जाएगी। केमिस्ट्री सैंपल पेपर 1 पार्ट 1 है बेटा, ये पार्ट 2 है आपके पास पेपर का, ठीक है। क्योंकि काफी लंबी वीडियो थी 1.5 घंटे की, तो इसलिए हम छोटे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो बेटा अब आते देखो यहाँ पे ये 27 क्वेश्चन हो गए थे। अब आते बेटा अगले क्वेश्चन के ऊपर। बेटा देखते हैं 28th क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन क्या 28 कि कंपाउंड ए C6H12O2 on reduction with lithium aluminum hydride gives two compounds B and C। तो बेटा बोला है कि कंपाउंड है ये, इसको जब रिड्यूस कर रहे हैं, क्या करना बेटा रिड्यूस कर, देखो ध्यान से बेटा लिखते चले जाओ। बेटा बोला क्या गया ए है, जस्ट सेकंड बेटा। बेटा देखिए ए है, बेटा बोला है एक कंपाउंड है जब इसको रिड्यूस कर रहे हैं किससे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल के। तो बेटा हमें बन रहे हैं दो चीजें बन रही है, बी और सी बन जा रहा है। रिडक्शन के बाद दो चीजें बन रही है, बी और सी। बट सर फॉर्मूला दे रखा है हमारे पास क्या कि H12O2। तो ये कुछ कंपाउंड है C6H12O2, दो ऑक्सीजन लगे हुए हैं। बट अगर दो ऑक्सीजन लगे हुए हैं तो चांसेस है क्या हो सकते हैं आपके पास, कार्बोक्सिलिक हो सकता है, ईस्टर हो सकता है, या फिर एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है, या फिर एल्डिहाइड अल्कोहल हो सकता है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं आपके पास, ठीक है। तो हमें नहीं पता क्या हो सकती है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं कि हमें मान चलते कुछ ना कुछ होगा। बट आगे क्या बोला है कि जब बी को, देखो फर्दर बेटा सेकंड रिएक्शन क्या है कि बी को जब आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं बेटा किसी साथ, पीसीसी के साथ। बेटा आपने पढ़ा हुआ है पीसीसी एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और नॉर्मली हम बेटा यूज किसको करते हैं, नॉर्मली बेटा देखा गया था पीसीसी के रिएक्शन जो थे उसमें बेटा एल्कोहल को एल्डिहाइड बनाने के लिए यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मे बी यहाँ भी वही हो सकता है। तो बेटा बोला क्या मिला हमें, डी मिल गया। क्या मिल गया हमें, डी। तो बेटा बहुत ज्यादा चांसेस क्या होंगे कि ये अल्कोहल होना चाहिए, और बेटा क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड होना चाहिए। लेट्स सी क्या होगा आगे। बेटा सी डी बोला था। बेटा बोला क्या है, विच अपॉन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट NOH एंड सब्सिक्वेंट हीटिंग गिव्स कंपाउंड ए। बेटा बोला क्या है कि जब डी को ना, बेटा क्या ऐड कर रहे हैं, पहले NOH ऐड कर रहे हैं, डाइल्यूट NOH, और फिर क्या कर रहे हैं, हीट भी कर रहे हैं। दो स्टेप बेटा रिएक्शन की हो रही है, तो बेटा हमें मिलता है कंपाउंड ई मिलता है। बेटा ध्यान रखो ये पहला स्टेप होगा इसके अंदर, बेटा दूसरा स्टेप होगा, दो स्टेप्स फॉलो होने वाले हैं। तो बेटा कुछ कुछ आपको हिंट आ रही होगी, तो बताया ना कि ये अल्कोहल होना चाहिए, ये एल्डिहाइड होगा। क्योंकि ध्यान होगा बेटा आपके पास एल्डिहाइड का ही रिएक्शन बेटा किसी साथ डाइल्यूट NOH के साथ रिएक्ट करते थे, है ना। एल्डिहाइड को ही जब डाइल्यूट NOH के साथ बेटा रिएक्ट करवाते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो बेटा कौन सी रिएक्शन होती है डाइल्यूट NOH के साथ, वो होती है एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसका मतलब कंफर्म है कि बेटा ये आपका अल्कोहल होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास, अल्कोहल होना चाहिए। ये आपका एल्डिहाइड होगा, जो लगता है बातों से में। बेटा ये भी क्या होना चाहिए, आपका एल्डिहाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास, एल्डिहाइड। जिसके बाद बेटा क्या बनता है आपके पास, एल्डोल बनता है। एल्डोल का बेटा क्या बनता है आखिर में आपका, एल्डोल बनता है, उसको क्या करते हैं, वो क्या करते हैं उसको हीट करके बेटा उसे H2 बाहर निकालते, क्या निकालते हैं, H2 बाहर निकाल देते थे, है ना। तो बेटा आखिर बनता है क्या आपके पास, अल्कीन और डबल बॉन्ड बेटा आता है, ठीक है। तो अल्कीन प्लस डबल बॉन्ड बेटा आता है आखिर में, प्लस ईन, सॉरी एक बेटा, सॉरी सॉरी एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। बेटा बनता है आपके पास एल्डिहाइड प्लस अल्कीन रहेगा तब बस, तो एल्डिहाइड रहेगा प्लस इन, बेटा ये कुछ बनता है आपके पास, बता देंगे क्या बनता है, ठीक है। तो ये कुछ होना चाहिए अप्रोक्स मेरे हिसाब से अब तक। बट आगे क्या बोला है, कंपाउंड ई ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन गिव्स कंपाउंड सी। तो क्या बोला है, जब ई को ना बेटा क्या करवा रहे हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, मतलब आपके पास H2 ऐड कर रहे होंगे किसके प्रेजेंस से बेटा, आपके पास
निकल, प्लेटिनम या प्लेडियम के प्रेजेंस में। तो देख भी रहा होगा आपको, कंफर्म हो रहा है हमारी बातें, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड होना चाहिए। डबल बॉन्ड को रिमूव करने के लिए बेटा ये करते हैं हम लोग। बेटा वापस क्या मिल गया हमें, यहाँ से मिल रहा है सी। बेटा क्या मिल रहा है हमें, सी मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये बड़ा कुछ रिएक्शन आपकी हो रही है। बेटा आगे क्या बोला एक और चीज, तो कंपाउंड डी इज ऑक्सीडाइज फर्दर टू गिव कंपाउंड एफ। बेटा बोला कंपाउंड डी जो है दैट इज दिस वन बेटा, जो हमें मान के चल रहा है कि अभी तक एल्डिहाइड होना चाहिए। बेटा जब इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ना, वही बोला ना ऑक्सीडाइज फर्दर, तो बेटा नाम तो आपको समझ में भी आ रहा होगा कि पहले ऑक्सीडाइज करते हैं तो बना एल्डिहाइड, उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनते बेटा। तो सिंपल सी बात है, दिख रहा है साफ साफ कि ये क्या बनने वाला है बेटा, ये बनने चाहिए आपके पास कार्बोक्सिलिक बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए बेटा, कार्बोक्सिलिक। मतलब एफ बेटा क्या होने वाला है आपका, कार्बोक्सिलिक होने वाला है। ठीक, विच इज फाउंड टू बी मोनोबेसिक एसिड। बेटा एक और चीज बोला है कि जो कार्बोक्सिलिक बन रहा है ना, उसमें सिंगल एक ही COH है। बेटा क्यों क्यों ध्यान रहा, जो आपका कार्बोक्सिलिक बेटा होता है ना, C डबल बॉन्ड O, बेटा फिर क्या होता है OH होता है, ऐसा कुछ होता है ना आपके पास। तो बेटा इसको बोला जा रहा है मोनोबेसिक। क्या बोला जा रहा है, ये आपका एक मोनोबेस है। तो इसका मतलब बेटा ये है कि उसके अंदर एक सिंगल COOH ग्रुप होगा, क्योंकि बोलो देखो एसिड है एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके बनाया है तो कार्बोक्सिलिक ही होगा, और कार्बोक्सिलिक होते हुए मोनोबेसिक मतलब सिंगल एक ही COOH है। क्लियर। बेटा कोई और चीज बोला है, मॉलिक्यूलर वेट बेटा कितना है आपके पास, 60 है। जो मॉलिक्यूलर वेट बेटा कितना है, 60 है। तो ध्यान दो, अब कार्बोक्सिलिक होना चाहिए कौन सा, F। वेट कितना होना चाहिए बेटा आपके पास, 60 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 60 वेट। देखो कैसे निकाल सकते हो इसको, अगले पेज पे लाता हूं मैं। तो बेटा साफ साफ क्लियर हो गया, आपका F जो होना चाहिए बेटा वो क्या होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक होना चाहिए। और एक आपका क्या लगा होना चाहिए बेटा आपको उसके अंदर, एक ही COOH होना चाहिए, बाकी जितने मर्जी कार्बन पीछे लगे हो वो हो सकते हैं। अब बेटा ध्यान दो, बोला है मॉलिक्यूलर वेट 60 होना चाहिए। बेटा देखो ऑलरेडी अगर इसको काउंट कर ले, कार्बन बेटा कितना होता है इसके अंदर, 12, 2 ऑक्सीजन बेटा 16 16, एक हाइड्रोजन। तो देखो बेटा 16 16 32 44 45, मतलब सिर्फ अगर COOH भी काउंट कर ले बेटा आपके पास, तो लगभग कितने आने वाले हैं, ये आपके होने वाले हैं 45। तो बेटा अगर सिर्फ हम ये चेक कर ले, CH3COH चेक कर ले इसके अंदर, क्योंकि हमें चेक करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेट करके करना पड़ेगा कि कितना हो सकता है उसके अंदर। तो पहले देखिए बेटा, 2 कार्बन बना के देखो, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। तो बेटा अगर 2 कार्बन का बना के देखिए बेटा, तो देखो ऑलरेडी ये 45 है। बेटा कितना हो जाएगा, 12 और 3 हो गया 60। मतलब जो हमारा F है ना, अप्रोक्सीमेट यही होना चाहिए, क्योंकि जो कंडीशन बोली गई है कि मोनोबेसिक होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक होना चाहिए और मॉलिक्यूलर वेट 60 होना चाहिए, तो वो तीनों कंडीशन को जब एड अप करते हैं तो बेटा आपका निकल के क्या आ रहा है कि जो आपका F है ना ये है। तो बेटा F क्या मिल गया हमारे पास, F इज इक्वल टू CH3COOH। बेसिकली आपके पास बेटा इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। ठीक है, इसका मतलब बेटा F जो हो गया वो इथेनोइक एसिड होगा। क्लियर है। अब बेटा देखो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन आप मान के चलो पूरी एनसीईआरटी का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन बेटा आएगा। आपके लगभग हर चैप्टर में क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन। आपका हेलोएल के अंदर भी है, अल्कोहल के अंदर भी है, एल्डिहाइड कीटोन में भी है, और आपका माइंस के अंदर भी है, एक्सरसाइज के अंदर आपके। ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन में से एक होगा। ये क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब आपको पूरी ऑर्गेनिक आती होगी। सिंपल सी बात है, जब तक पूरी ऑर्गेनिक अच्छे से नहीं आएगी बेटा इस क्वेश्चन को करना बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर लगभग बहुत सारे स्टेप से रिएक्शन होके जाती है, और आपको समझ में तब आएगी जब आपने सारे रिएक्शन पढ़े हुए होंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये बन सकता है, इसका मतलब ये होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो पहली बार पढ़ो तो कंफ्यूजन होगी। लेकिन पर अच्छी बात क्या होती है, ज्यादातर टाइम्स जो आपके एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चन है ना बेटा, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपको वही पढ़ना है। फर्स्ट टाइम करने में बहुत डिफिकल्टी आएगी। इवन मैं एज ए टीचर बोल रहा हूँ कि अगर मैं फर्स्ट टाइम इसी क्वेश्चन को देखूंगा इस तरह के क्वेश्चन को, तो मुझे सेकंड कुछ टाइम लगता है सोचने में बोल क्या रहा है। तो ये क्वेश्चन बेटा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो,
जो 4-5 दे रखे इस तरह क्वेश्चन, मैक्सिमम चांस पड़ा उसी से आएंगे। एक बार आप पढ़ लोगे ना समझ जाएगा हाँ ये स्टेप्स को फॉलो करना होता है इसके अंदर। तो बहुत मुश्किल नहीं है, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, करना उस तरह करना पड़ेगा। पहले आप रिवाइज कर लो अच्छे से, एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लो, लगभग उसी से आपका क्लियर हो जाएगा कि ये क्वेश्चन इस तरह से करना है। क्लियर है? ये डिफिकल्ट है, बिल्कुल फैक्ट बात है, बट करने का तरीका ये है कि आप एनसीईआरटी पहले रिवाइज कर लो, और एनसीईआरटी के जो ये वाले क्वेश्चन इस तरह के दे रखे हैं ना आपको हर एक्सरसाइज के अंदर, उनको प्रैक्टिस कर लो, वही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। तो एक बार आप रीड मार लोगे ना तो आपको याद हो जाए करना कैसे है उसको। ठीक है, देखिए आगे। तो बेटा एफ हो गया। बेटा ध्यान दो अब, बेटा एफ बना किससे था? एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने के बाद, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने के बाद। तो बेटा एल्डिहाइड का, क्योंकि एल्डिहाइड बेटा क्यों था? क्योंकि ऑलरेडी एक बार ऑक्सीडेशन हो चुका था। नहीं तो बेटा हम इसको अल्कोहल भी मान सकते थे, लेकिन ऑलरेडी बोला था कि एक बार ऑक्सीडेशन हो चुका था, फिर दोबारा ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो एल्डिहाइड ही होना चाहिए। तो बेटा ध्यान दो इसके अंदर, बेटा इसका मतलब क्या हुआ आपके पास, कहां चला गया? तो बेटा ये आपका एफ था, जो बेटा क्या निकल गया? CH3COOH निकल के आया है, जो बेटा एफ था। बेटा आया कहां से था? ऑक्सीडेशन से। बेटा किसका ऑक्सीडेशन किया था हमने? डी का। तो बेटा डी क्या होगा? सिंपल से एल्डिहाइड, दैट इज CH3CHO होना चाहिए फिर। बेटा क्या हो जाएगा आपका? डी। तो बेटा हमें देखो डी भी मिल गया, क्योंकि डी से बेटा क्या मिला हमें? एफ बना था, डी से ही हमारा एफ बना है। ठीक है बेटा, डी आ गया। और पीछे आते तो डी कहां पे था? थोड़ा डी की बात करी जाए तो डी कहां से आया था? डी से, डी किससे बना था? बी से। किसका करके? पीसीसी से ऑक्सीडेशन किया था हमने। मतलब ये क्या होना चाहिए? अल्कोहल। पढ़ा हुआ है ना अल्कोहल चैप्टर के अंदर कि अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो पीसीसी या क्रोमियम ट्राइऑक्साइड वाला, तो हमारा एल्डिहाइड बनता है। अगर स्ट्रॉन्ग यूज करें KMnO4 वगैरह तो बनता है कार्बोक्सिलिक। तो बेटा ये क्या होना चाहिए? अल्कोहल। तो बेटा देखिए ध्यान से यहाँ पे कि हमारे इधर डी था, दैट इज CH3CHO होना चाहिए इधर की साइड, जो क्या है? डी करवाया है पीसीसी से ऑक्सीडेशन। तो बेटा यहाँ पे क्या होना चाहिए? 1 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए। 1 डिग्री अल्कोहल से ही अल्कोहल आपका एल्डिहाइड बन सकता है। तो बेटा ये आपका बी आ गया। तो बेटा देखो हमें एफ मिल चुका है, दैट इज दिस वन, बी मिल गया, डी मिल गया, तो 3 तो हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं। अब बेटा देखो ध्यान से कि बी आया कहां से था? ओके बेटा देखो ध्यान से, डी की बेटा करेक्शन दे रखी है आपको कि डी को जब डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट करवा रहे हैं और हीट दे रहे हैं, तो बेटा कौन सी रिएक्शन है? ध्यान रखना, डी बेटा क्या है? एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड को जब डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट करवाते हैं तो दो रिएक्शन हो सकती है, या तो आपकी कैनिजारो या तो आपका एल्डोल। एल्डोल तब होता है जब आपके एल्डिहाइड के पास क्या होना चाहिए? आपके पास एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर अल्फा नहीं हो तो कैनिजारो कर देंगे। तो बेटा देखते हैं इसमें अल्फा है या नहीं है। बेटा ध्यान दो, बेटा ये एल्डिहाइड है, देखो ये बेटा आपका कार्बोक्स सॉरी एल्डिहाइड है, उसके बगल वाला कार्बन ये है, तो इस कार्बन के पास H है। बेटा ध्यान दीजिए यहाँ पे, बेटा ये जो आपका CH3OH है ना, CH3 बेटा C डबल बॉन्ड O, बेटा ये H एल्डिहाइड है। बेटा इसके बगल वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए। बेटा देखो इसके बगल वाले कार्बन में हाइड्रोजन है, तो बेटा ये कहलाते हैं अल्फा हाइड्रोजन, बेटा बोलते हैं इसको। ठीक है बेटा, इसमें बेटा क्या ऐड कर रहे हैं आप? डाइल्यूट NaOH ऐड करते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या होने वाला है? एल्डोल। बेटा क्या होने वाला है? एल्डोल रिएक्शन होगी। तो कैसे होती है? जब भी बेटा आपका इस तरह के रिएक्शन को करना हो तो बेटा करते क्या हो, इसको दोबारा लिख लो, बट 2 बार लिखोगे। इस अल्फा को बेटा खोल दो ताकि समझ में आए आपको। बेटा इसको दोबारा लिखो, बट दोबारा खोलने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, ऐसे लिख सकते हो। 2 बार बेटा लिखना पड़ता है इसको, जब दोबारा लिखते हो ना, जब एक बार क्लियर हो जाए कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो 2 बार लिख लो, अल्फा वाले हाइड्रोजन ऊपर खोल के लिखो, एक बार ऐसे छोड़ दो। ठीक बेटा, डाइल्यूट NaOH था ही। बेटा देखिए क्या होता है, ये जो H दिख रहा है ना आपके पास, ये बेसिकली बिहेव करता है एसिड के रूप में। क्या करता है? एसिड के रूप में। बेटा ये जाके अटैक करता है दूसरे वाले के O।
जो अल्फा हाइड्रोजन बेटा होते हैं ना, वो जाके दूसरे वाले O को अटैक करते हैं, और जब बेटा ये अटैक इस पे करता है ना, तो इसका बेटा कार्बन जाके इस कार्बन को अटैक कर देता है। तो अल्फा हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन है वो O को अटैक करेगा, और कार्बन अटैक करेगा, कार्बन को अटैक करता है। तो देखो फाइनली क्या बनता है, इसको एल्डिहाइड बना दो CH3, और देखो CH है, देखो O है। ध्यान से देखिए बेटा, O पे कौन आया था, H। बेटा कार्बन से बॉन्डिंग करने कौन आया, ये वाला, कौन, CH, क्योंकि इसमें 2 H रह गया, एक ही चला गया। तो बेटा यहाँ पे क्या लिखा दोगे, CH2, और उसके बेटा साथ कौन लगा हुआ है, CHO लगा हुआ है। बेटा ये जो बनता है ना, इसको बोलते हैं एल्डोल। क्या बोलते हैं, एल्डोल। बेटा ये होता है एल्डोल। एक सेकेंड, एक थोड़ा सा लेफ्ट कर देते हैं इसको, इधर की साइड। बेटा क्या होगा, ये आपका एल्डोल है। बेटा देखो लिखा क्या था क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ था आपके पास कि पहले आपने एल्डोल करवा, मतलब डाइल्यूट NH करने के बाद उसको हीट भी करना है। तो बेटा सेकंड स्टेप में क्या करते हैं सब, जब इसको हीट करते हैं ना, हीट, क्या करोगे, हीट, तो बेटा वहां पर क्या होगा फिर आपका, ये OH और उसके लेफ्ट और राइट में से किसी एक कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकले, ताकि H2 बन के बाहर निकले। अब देखो बेटा ये भी इससे भी निकल सकता है H, और इससे भी निकल सकता है, बट उससे निकले जहां पे हाइड्रोजन बेटा कम होते हैं। पहले भी पढ़ा हुआ है, सेज़ेप रूल बोलते हैं कि जब भी हाइड्रोजन को निकलने की बारी आती है, तो वहां से निकलेगा जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे। ठीक बेटा, यहां से निकल गया हाइड्रोजन, कितने निकलेंगे, सिर्फ एक, क्योंकि हमें H2 ही बनाना है। तो बेटा देखो क्या बन गया, CH3 प्लस CH, डबल बॉन्ड CH, रह गया CH। बेटा ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है इस एल्डोल कंडेंसेशन के बाद। ठीक बेटा, स्टार्ट किससे किया था हमने, D से, चलो D था ना, क्या था यहाँ, बेटा D था। बेटा बोला क्या था कि D को जब हम ये करवा लेंगे तो क्या मिलने वाला है, E मिलने वाला है। मतलब बेटा क्या मिला हमारे पास जाकर, यहाँ पे देखो बेटा ये मिला हमें, E मिला, दिस इज योर, तो हमें E मिल गया बेटा आपके पास। तो देखो अब तक हमारे पास B आ चुका है, D आ चुका है, F आ चुका है, E आ चुका है ना, रह गया आपके पास A, और आई सपोज C रह गया ना, C रह गया, A और C रह गया। पर देखिए अगली रिएक्शन क्या है इसके अंदर, इसी में दे रखी है आपके पास कि जब E का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो क्या बनने वाला है, C बनने वाला है। तो बेटा ध्यान दीजिए क्या होता है इसके अंदर कि ये जो CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड बेटा CH है, और क्या पास CHO है। बेटा है क्या ये E, बेटा इसमें जब H2 ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, या कुछ भी डाल दो, प्लेटिनम प्लेटिनम जो भी डाल दो, तो बेटा देखो H2 निकल की जो बेटा रिएक्शन होती है ना, बेसिकली कौन सी रिएक्शन है बेटा, ये आपकी है बेसिल कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। तो बेटा रिडक्शन में क्या होता है, याद है ना कि अगर एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देंगे तो क्या बनता है, एल्कोहल, पढ़ा हुआ है आपने, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा। लेकिन बेटा साथ रखना, क्योंकि हमने H2 यूज किया गया, इसके बेटा H2 यूज किया है, तो ये डबल बॉन्ड भी टूटते हैं। बेटा H2 रिएक्शन तो बहुत पहले से पढ़ते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जब भी अगर आपकी कोई रिंग, सॉरी स्ट्रेट चेन है, उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, बट इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन चेन बोलते हैं। तो अगर उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दो तो बेटा क्या बनेगा आपके पास, बनता है अल्केन। तो ये भी टूटेगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, आपका क्या कहते हैं, अल्कोहल के अंदर। बेटा हमने चैप्टर में बेटा पढ़ा था उस टाइम भी कि अगर मुझे इसको मेंटेन करना है तो फिर हम निकल नहीं डालते, हम यहाँ पे डालते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। वो हमारे डबल बॉन्ड्स को नहीं छेड़ता, बट H2 छेड़ेगा, उसका काम ही छेड़ने का काम था, किसको, H2 को। तो बेटा देखो फाइनली जो बन के हमारे पास आएगा बेटा CH3, CH2, बेटा CH2, CH2, बेटा ये हो जाएगा OH। बेटा ये आपका आया कौन सा, बेटा ये आपका C हो गया, क्योंकि बताया गया था क्वेश्चन के अंदर कि E को जब हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो बेटा क्या बनता है आपका, C बन जाता है। देख लीजिए एक बार C, बेटा तो देखो हमारे पास A मिल चुका है, सॉरी C मिल गया, B मिल गया, D मिल गया, E मिल गया, F मिल गया, सारे मिल गए। अब बेटा रह गया सिर्फ A, क्या रहेगा बेटा, A। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, A निकालना था। ठीक है बेटा, A देखो कैसे आया था क्या ये, बेटा A में बोला गया था कि A का जब हम रिडक्शन कर रहे हैं
दिस इज ऑल्सो रिडक्शन बेटा, ये भी क्या होता है रिडक्शन होता है, बट बता देना फर्क क्या होता है कि इसके रिडक्शन जब ये डालते हैं रिडक्शन के अंदर तो ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को नहीं तोड़ता, सिर्फ एल्डिहाइड वगैरह को तोड़ सकता है बाकियों को, ठीक है। उठाते बेटा इसको, तो बेटा देखो क्या था कि जब एक का रिडक्शन कर रहे हैं तो बेटा बन रहा है आपका बी और सी बन के आ रहे हैं, ए के रिडक्शन से बी और सी बन के आ रहे हैं। तो बेटा देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से भी, देखिए ए था, डाला हमने इसके ऊपर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, बेटा बन रहा है बी और सी बन के आ रहा है, सिंपल चीज। तो बेटा थोड़ा सा जगह लेके बना देते हैं। तो बेटा याद होगा अभी हमने कि बी ढूंढा, बेटा बी क्या मिला था हमारे पास, इथेनॉल, सॉरी इथेनॉल बोल रहा हूँ, हाँ बेटा बी क्या आपका इथेनॉल है। बेटा इसी के आपके पास 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल, तो बेटा एक तो यहां बना हुआ है इथेनॉल CH3 CH2 विच, बेटा एक बना ब्यूटेनॉल तो CH3 CH2 CH2 बेटा CH2 OH, दैट इज योर B, दिस इज योर बेटा C। बेटा एरो पे क्या है आपके पास, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तीसरी बार लिख रहे हैं, देखिए बेटा, बेटा ध्यान दो, अब हमारे पास जो ए है उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि 6 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन भी है, 6 कार्बन और कहा गया, अरे पीछे है ना, सॉरी, जो बेटा 6 कार्बन और 2 ऑक्सीजन है। तो बेटा यहाँ पे मैं फिर से बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऑर्गेनिक की नॉलेज काम आती है, क्या काम आती है कि बेटा ये 2 अल्कोहल बन रहे हैं, बेटा क्या बन रहे हैं, 2 अल्कोहल बन रहे हैं एक साथ। बड़ा ध्यान रखना, 2 अल्कोहल एक सिंगल कंपाउंड से तभी बनते हैं ना जब वो ईस्टर होगा, क्या होगा, ईस्टर, ठीक है बेटा ध्यान रखना। बेटा ईस्टर की 2 ही रिएक्शन हमारे सिलेबस में बेसिकली, बेटा एक तो रिएक्शन ईस्टर की है कि अगर ईस्टर को हाइड्रोलाइज कर देते हैं, बेटा क्या डालते हैं हाइड्रोलाइज इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो बेटा बनता है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक। बेटा एक तो रिएक्शन ये वाली है, ठीक है। इसकी बेटा उल्टा भी रिएक्शन होती है कि अगर इन दोनों को मिला दो तो ये बन जाता है ईस्टर और H2O। बेटा ईस्टर की दूसरी रिएक्शन यही वाली है आपके पास कि ईस्टर को जब रिड्यूस करते हैं, ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे H2 डाल रहे हैं, हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, लेकिन जब इसको रिड्यूस करते हैं ना लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो 2 अल्कोहल मिलते हैं हमारे पास। बेटा क्या मिलने वाले, 2 अल्कोहल्स। ये 2 रिएक्शन बेटा आपको याद रखनी पड़ेगी। बेटा ये रिएक्शन आपको मिल जाएगी कहाँ पर, आप चैप्टर खोलना अपनी एनसीईआरटी का बुक, अल्कोहल चैप्टर खोलोगे, वहां पे देखना बेटा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। पहला बेटा किससे, अल्कीन से, 2 तरीके हैं, हाइड्रो क्या बोलते हैं उसको, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, दूसरा क्या था हाइड्रोबोरेशन, वो था। बेटा दूसरा मेथड था फ्रॉम फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड आता है, बेटा सेकंड आता है कार्बोनिल कंपाउंड। बेटा पहला क्या आता है उसके अंदर, पहले बेटा आता है उसके अंदर एल्डिहाइड कीटोन है, दूसरा बेटा क्या है आपके पास, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एंड ईस्टर है। तो वहां बेटा आपको रिएक्शन मिलेगी कि जब हम ईस्टर को हाइड्रोलाइज सॉरी रिड्यूस करोगे विद द हेल्प ऑफ दिस, तो ये 2 अल्कोहल मिलते हैं आपके पास। अब बेटा ध्यान दो, अब बेटा देखो ध्यान से दिख रहा है कि होता क्या आपके पास ईस्टर के अंदर कि जहां पर ओ लगे होते हैं ना वहां से बॉन्ड टूटते हैं। तो देखो ओ कहां लगना चाहिए, 2 और 4, 2 और 4 कार्बन के बीच में, तो बड़ा कुछ ऐसा बन के आगे दिखेगा आपको, CH3 CH2 O C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। बेटा ये आपका हो गया ईस्टर, दैट इज ए, क्योंकि देखो 2 कार्बन अलग 4 कार्बन अलग। बेटा इससे बेटा आपका बन के क्या आ रहा है, आपका ये बनेगा। तो बेटा ये थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज बोला ना, इसीलिए वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर कोई ऑर्गेनिक में आ सकता है तो बेटा ये क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर, जहां पर बहुत लंबी चौड़ी कहानी बनाई जाती है और उस कहानी के हर पात्र के बारे में आपको पता होना चाहिए, मतलब हर कैरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। दैट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एक बाय एक चलता रहता है, तो वो प्रैक्टिस कर करके ही आती है। तभी इसलिए बोला एनसीईआरटी साइज सैंपल करो, उसमें 4-5 एग्जाम्पल ही इस तरह के हैं, वो वही आपके रिपीट करते हैं, नॉट वेरी डिफिकल्ट वंस। ओके समझ में आ गया। तो बेटा हमारे पास ABCD सारे आ गए और हमने रिएक्शन में लिख के दिखा दिया उसके। तो बेटा ये था इसका आंसर, ठीक है, होप समझ में आया हो। बेटा देखिए आगे,
देखो आगे क्या है क्वेश्चन, अब बेटा अब आ गए केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस के ऊपर। तो बेटा देखो दो तरीके होते हैं, इसको पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ो तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनमें जब क्वेश्चन जो आते हैं ना, इन स्टेटमेंट से कोई मतलब होता है इन क्वेश्चंस को, आपका जो कोर एनसीईआरटी है आपने पढ़ी उसी से आएंगे। तो मैं डायरेक्टली स्किप कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि इसको बिना पढ़े भी आप आंसर दे सकते हो, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ता उसको पढ़ने का। बेटा देखो पहला क्वेश्चन क्या है इसके बेसिस के ऊपर, हाउ डू प्राइमरी बैटरीज डिफर फ्रॉम सेकेंडरी बैटरीज, कि प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरीज में डिफरेंस क्या होता है। तो बेटा पढ़ा होगा आपने, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है बेसिकली, और बेसिक सिंपल थोड़ा डिफरेंस है, लिख देते हैं यहीं पे। बेटा जो प्राइमरी बैटरीज होती है आपके पास, बड़ा सिंपल एक ही डिफरेंस लिखोगे, आर नॉन रिचार्जेबल, नॉन रिचार्जेबल सिंगल यूज बैटरीज, सिंगल यूज बैटरीज। या बड़ा इसको ऐसे बना लो, छोड़ो मैं कॉलम बना देता हूँ, डिफरेंस था कि अच्छा लगे देखने में भी। देखिए बेटा ऐसे लिख लेते हैं, देखो बेटा रख लो प्राइमरी, बेटा यहाँ रख लेते हैं सेकेंडरी बैटरीज। बेटा देखिए पहला डिफरेंस क्या लिख लोगे, सिंपल सा, बेटा क्या होती है नॉन रिचार्जेबल, मतलब सिंगल यूज ही कर सकते हैं, मतलब चार्ज नहीं होती। जो बेटा आपके घर में जो क्लॉक्स लगी होती है ना, वॉल की क्लॉक, उसकी बैटरी बेटा नॉन रिचार्जेबल, रिमोट की बैटरीज नॉन रिचार्जेबल बेटा प्राइमरी में आती है। बेटा ये कौन सी होती है सेकेंडरी, बेटा क्या होती है रिचार्जेबल। बेटा सबसे अच्छा एग्जांपल बेटा इसका कौन सा हो सकता है, आपकी फोन की बैटरीज, जो हम लगातार बेटा क्या करते हैं रिचार्ज करते रहते हैं। आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ वो वाली बैटरी बेटा वो कहलाती है रिचार्जेबल बैटरीज। या बेटा आजकल गाड़ियाँ आती है, स्कूटीज आ गई है इलेक्ट्रिक वाली, वो वाली। बेटा दूसरी कौन सी हो सकती है डिफरेंस, बेटा इसको बेटा बोलते हैं सिंगल यूज बैटरीज, सिंगल यूज बैटरीज। बेटा एक बार यूज करने के बाद उसको हमें फेंकना पड़ता है। बेटा ये क्या होता है आपके पास, सॉरी पहला नंबर थोड़ा ये, बेटा ये क्या होगा आपके पास मल्टीपल साइकिल यूज बैटरीज। बेटा मल्टीपल साइकिल का मतलब यहाँ पर है कि बहुत बार इसको चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं और अच्छी चलती है हमारे पास। बेटा तीसरा क्या लिख लोगे सिंपल सा आपके पास, ऐसा होता क्यों है, क्योंकि बेटा आपके पास ये जो बैटरीज होती है ना, ये कंटेन करती है नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस, नॉन रिवर्सिबल रिएक्शंस बेसिकली, ठीक है बेटा। तो इनके अंदर नॉन रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है बेटा। बेटा इसमें क्या होती है आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है, क्या होती है रिवर्सिबल रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शंस। बेटा एग्जांपल लिख दोगे अगर चाहो तो, बेटा इसको बोलते हैं क्या ड्राई सेल्स। बेटा क्या बोलते हैं एग्जांपल, बेटा इसका ड्राई सेल जो बोला ना आपकी रिमोट की बैटरीज हो गई, बेटा वो ड्राई सेल्स के अंदर काउंट होती है। बेटा इसे क्या कह सकते हो, इसको मैं नाम भूल गया एक्चुअली में इसका, इन्वर्टर की बैटरी होती है, इसका नाम अलग से कुछ रखा हुआ है, मैं नाम भूल जाता हूँ बार बार इसका। आगे बड़ा क्वेश्चन में भी है एक्चुअली में, चलो अभी मान लो बेटा लिख दो आप इन्वर्टर बैटरीज, ठीक है, तभी मार्क्स मिल ही जाएंगे, ठीक है बेटा। क्या कार बैटरीज लिख दोगे तब भी मार्क्स मिल जाएंगे, फोन बैटरी लिख देना, लिथियम बैटरीज लिख देना, ठीक है बेटा। तो ये आपके बेटा क्या होगा डिफरेंस, ये बेसिकली मैंने ज्यादा लिखवा दिया, एक मार्क्स का था बेटा, तो सिर्फ आपको ऊपर वाली लाइन ही लिखनी थी सिर्फ एग्जाम के अंदर, लेकिन मैंने लिखवा दिया अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर पे बेटा 3-4 पॉइंट्स लेकर एग्जाम्पल लिख के लिख दोगे, पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे आपके पास, या 3 नंबर बेसिकली, ठीक है। देखो बी क्या है, द सेल पोटेंशियल ऑफ मरकरी सेल इज 1.35 वोल्ट एंड रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ, गिव रीजन। या देखिए बेटा, बेटा ये मरकरी सेल की बात हो रही है, और बेटा मरकरी सेल बेटा किसमें आता है, ये जो सेल आता है ना ये भी किसमें आता है, प्राइमरी बैटरी का एग्जांपल। बेटा किसका एग्जांपल है, प्राइमरी बैटरी का एग्जांपल है,
बेटा इसका एग्जाम्पल है प्राइमरी बैटरी का। और बेटा इसमें क्या होता है सिंपल सा कि एक सेकेंड, बेटा क्या एग्जाम्पल है प्राइमरी बैटरी का। और बेटा इसमें देखो सिंपली क्या लिखोगे, कहाँ चला बी ऑप्शन। बेटा देखो अगर बेटा आपको याद समझा दो तो पहले लॉजिक क्या पूछा जा रहा है फिर लिखना क्या है इसके अंदर। बेटा देखो हमने पढ़ा था ई सेल का फॉर्मूला। बेटा याद है क्या पढ़ा था आपने कि ई सेल बेटा इज इक्वल्स टू बेटा क्या था आपके पास ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपन बेटा एन था, बेटा लॉग था। बेटा ऊपर क्या था, जैसे अगर एग्जांपल बेटा ले तो डेनियल सेल का मैं, तो ऊपर बेटा क्या था जिंक 2+ आएगा, बेटा नीचे क्या आएगा आपके पास कॉपर 2+ था, यही था ना, याद है। तो बेटा जिंक 2+ और बेटा क्या था आपका कॉपर 2+ आपके पास इसमें था, यही था ना आपके पास। क्या कर रहा हूं मैं, हाँ। तो बेटा ये आपका जिंक प्लस और कॉपर 2+ था। बेटा क्या करवा रहा हूं मैं यहाँ पे समझो। बेटा इसमें क्या होता है कि देखो ई सेल मतलब बैटरी की वोल्टेज कितनी वो है, ये तो बेटा होता है जब 1 मोलरिटी हो तब। अगर किसी और मोलरिटी का आपने सोल्यूशन बना रखा है ना तो आपको ई सेल ऐसे निकालना पड़ेगा। तो बेटा देखो ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है सारा कुछ, ये कांस्टेंट नहीं है। जैसे जैसे रिएक्शन चलेगी, जैसे से रिएक्शन चलेगी बेटा इन दोनों की वैल्यू बेटा क्या करती है चेंज करती है। बेटा इन दोनों की वैल्यू बेटा क्या करेगी चेंज करती है। बेटा बेसिकली याद होगा कि आपकी रिएक्शन जो होती है ना इसके अंदर जिंक होता है बेटा किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। बेटा आता क्या आपके पास कॉपर 2+ जो होता है बेटा एक्वस फॉर्म के अंदर। बेटा बनता क्या आपके पास जिंक 2+ दैट इज एक्वस, बेटा बनता क्या आपके पास कॉपर सॉलिड फॉर्म में। तो बेटा ये रिएक्शन होती है। तो बेटा यहाँ पे देखो ये जो आयंस होते हैं ना सिर्फ रिएक्शन में वही आते हैं, फॉर्मूले में सिर्फ आयंस आते हैं, जो सॉलिड लिक्विड फॉर्म में होगा ना वो काउंट नहीं होता फॉर्मूले में। अब बेटा देखो लॉजिकल है, जैसे जैसे रिएक्शन चलेगी इसकी वैल्यू कम होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी बढ़ेगी, तो रिएक्शन आगे जा रही है, इसकी वैल्यू कम होगी इसकी वैल्यू क्या होगी बढ़ेगी। तो इन दोनों की बेटा वैल्यू क्या होती है लगातार चेंज करती है। जब इन दोनों की वैल्यू चेंज करेगी तो बेटा ई सेल की वैल्यू क्या करती है चेंज करती है। तो ये ध्यान रखना है कि आयंस की वैल्यू रिएक्शन करने पर चेंज हो जाती है, और आयंस अगर चेंज करेंगे तो आपका ई सेल की वैल्यू बेटा क्या करेगी चेंज करेगी। बेटा यहीं पे आता है आपके पास आपका कौन मरकरी सेल। तो मरकरी सेल बेटा लिखना मरकरी सेल डू नॉट कंटेन एनी आयंस। बेटा देखो मरकरी सेल के अंदर ना एक भी आयंस नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में होते हैं। मैं इसका लिखाता हूँ रिएक्शन में, रिएक्शन याद नहीं एग्जैक्टली, तो वो आप याद रखोगे एग्जाम के लिए, ठीक है। आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि आपको एग्जाम देना मुझे नहीं देना, ठीक है। एक सेकेंड, बेटा समझ में आया। मरकरी सेल में बेटा क्या होगा आपके पास जो रिएक्शंस होती है ना उसमें आपका आयंस यूज ही नहीं होते ना। देखो ध्यान से यहाँ की जो रिएक्शन होती है ना मरकरी की बेटा कुछ ये होती है जिंक Hg, बेटा साथ में बेटा क्या होता है आपके पास HgO होता है, बेटा तो सॉलिड फॉर्म में, ये भी बेटा ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। बेटा जब प्रोडक्ट बनता है ना तो क्या बनता है आपके पास जिंक ऑक्साइड, बेटा ये भी सॉलिड होता है, प्लस Hg, बेटा ये बन के आता है लिक्विड फॉर्म में। तो बेटा जो मरकरी सेल में रिएक्शन चलती है ना देखो यहाँ पे एक भी आयन नहीं है, या तो सॉलिड या तो लिक्विड, या तो सॉलिड या तो लिक्विड। तो बेटा यहाँ फॉर्मूले में सिर्फ 1 आता है, फॉर्मूले में क्या आता है 1, क्योंकि सब कुछ 1 1 1 सॉलिड और लिक्विड की कंसेंट्रेशन आप क्या मान के चलते हैं 1 मान के चलते हैं। तो बेटा ये पूरी वैल्यू 1, log 1 क्या हो जाएगा 0, बेटा ये पूरी वैल्यू 0, तो जो ई नॉट होगा बेटा वही क्या होगा ई सेल के बराबर होगा। तो बेटा इस फॉर्मूले में ई सेल जो होता है ना वो पूरे टाइम ई नॉट सेल के बराबर होता है। और हमें पता है कि बेटा ई नॉट की वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट होती है, क्योंकि ई नॉट कांस्टेंट है बेटा आपके पास तो ई सेल भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। बेटा यही लिखना है आपको एग्जाम में, ये समझाने के लिए था क्योंकि ये बहुत कम समझाते हैं हम भी एग्जाम जब चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि ये बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बट एग्जाम में आया हुआ है तो समझाते अच्छे से आपको। क्लियर हुआ कि रिएक्शन ये होती है आयंस पे डिपेंड करता है, इसमें आयंस ही नहीं है तो जो आपका सेल का बैटरी जो होगा ना वो पूरे टाइम कांस्टेंट रहेगा। बेटा इसलिए इसको यूज भी करते हैं कहाँ पे आपके घड़ियों के अंदर, जो आपकी आती है ना हैंड वॉच आती है
आपके हियरिंग डिवाइसेस आती है ये वाला। क्योंकि बेटा नॉर्मली क्या होता है ना कि जो मैंने लिखा था ना ड्राई सेल, जो आप रिमोट पे यूज करते हो, देखा होगा रिमोट में क्या दिक्कत आती है कि कुछ दिनों के बाद बेटा वो काम करना बंद कर देता है, तो आपको जबरदस्ती दबाना पड़ता है, उसको पीटना पड़ता है, या पास ले जाके दबाते हो तब जाके रिमोट काम करता है। क्यों? क्योंकि उसकी सेल की पोटेंशियल कम हो जाती है, बैटरी काम तो कर रहा है बट वोल्टेज कम दे रहा है, इसीलिए वो दबाने पे चैनल चेंज नहीं करता, तब वो बहुत तेज दबाना पड़ता है या फिर पास में दबाना पड़ता है। लेकिन बेटा मरकरी सेल बेटा क्या होता है, जिस दिन तक काम करेंगे ना बेटा पूरा सेम वोल्टेज से काम करते हैं, और जिस दिन मरेंगे तो एक साथ मर जाते हैं, बस खत्म, बंद हो गए सीधा। तो वो इसलिए बेटा यूज करते हैं कि घड़ी वगैरह में बेटा आपको टाइम एक्जैक्टली सेम देखना होता है, तो घड़ी पूरे टाइम सेम टाइम दिखाती है फिर। ठीक है, तो ये फर्क है बेटा इसमें, ध्यान रखना। आपको एग्जाम में इतना लिखना है कि मरकरी सेल में आयंस नहीं होते, रिएक्शन लिख सकते हो तो लिख दो, याद रहे अच्छी बात है, तो सिर्फ इतना लिखो तब भी मार्क्स मिल जाएंगे कि आयंस नहीं होते। ठीक है बेटा, और ये था बी ऑप्शन। राइट रिएक्शन इन्वॉल्व इन द रिचार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, बेटा बोला सी वाला कि लेड स्टोरेज बैटरी में कौन सी रिएक्शन होती है। बेटा अलग कुछ नहीं करना, बेटा लेड की जो रिएक्शन होती है ना बेटा उसको उल्टा लिख दो। जो लेड में रिएक्शन होती है ना आपकी जो लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है बेटा इसी को बता रहा था मैं कि जो आपकी इन्वर्टर बैटरीज होती है बेटा इसको बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरीज, बोलते हैं क्या बोलते हैं, लेड स्टोरेज बैटरीज। ठीक बेटा इसी को बोलते हैं, मैं नाम भूल गया था अब याद आ गया। ओके बेटा करना क्या, तो जहाँ सी में तो बी थर्ड आपके पास सी पे आता है, देखो कि अगले पेज पे खोल लेना सी। तो देखो सी में क्या करना है आपको, आपको यहाँ पे रिचार्जिंग रिएक्शन लिखना है, क्या लिखना है, रिचार्जिंग रिएक्शन। तो बेटा रिएक्शन में क्या होगा आपके पास, 2 लेड सल्फेट प्लस H2O, बेटा बनता है ये लेड प्लस लेड ऑक्साइड प्लस H2SO4। आई सपोज ये रिएक्शन होनी चाहिए, लेट मी कंफर्म आउट। हाँ बेटा ठीक है, बेटा सुन लो, तो ये बेटा रिचार्जिंग वाली है। बेटा एक और लिखवा देता हूँ डिस्चार्जिंग वाली, जो एक्चुअली आप सिलेबस में पढ़ते हो। बेटा आप पढ़ते हो जो रिएक्शन नो आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी या आपके स्कूल में लिखवाई भी गई होगी बेटा, तो हम ये वाली रिएक्शन पढ़ते हैं डिस्चार्जिंग रिएक्शन। बेटा हमने क्या पढ़ी थी कि लेड आता है प्लस लेड ऑक्साइड आता है, H2SO4 आता है, अब बेटा क्या बनता है आपका सिंपल सा लेड सल्फेट, अब बेटा क्या बनता है आपके पास H2O बनता है। तो बेटा ये कहलाती है डिस्चार्जिंग, जब बैटरी काम करते हैं ना बेटा उसको बोलते हैं कि बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपको बेटा ये लिखना है। और जब बैटरी को चार्ज करेंगे ना तो रिएक्शन बिल्कुल उल्टी हो जाती है, तो बेटा ये ऐसे बन रहा होगा। तो ये दोनों आप याद रखो, डिस्चार्जिंग में और चार्जिंग में दोनों पूछ लेते एग्जाम के अंदर बेटा। बट इस वाले क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया था, कौन सा, डिस्चार्जिंग, रिचार्जिंग वाला। ठीक है समझ। तो देखिए इसका बी पार्ट और ऑप्शन वाला भी देख लेते हैं। राइट टू एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल ओवर द अदर गैल्वेनिक सेल्स। बेटा फ्यूल सेल की क्या बात है, देखिए तो बेटा सी का और ऑप्शन। पर देखो फ्यूल सेल जो होते हैं पढ़ा था आपने कि फ्यूल सेल में क्या करते हैं हम, जिस फ्यूल को हम बर्न करते हैं ताकि हमें एनर्जी मिल सके, उसको बर्न करने की बजाय हम क्या करें, उसको बैटरी बना ले। ठीक है, दो फायदे, पहला जो इफिशियंसी होती है आपके पास फ्यूल सेल की क्या होती है, वो इफिशियंसी ऑफ फ्यूल सेल इज वेरी हाई कंपेयर टू थर्मल पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है, जैसे बेसिकली मान लो कि फ्यूल है, जैसे मान लो आपके पास, आपने पढ़ा भी होगा जानते भी होगा कि हमारे घर में जो बिजली बेटा आज भी आती है वो कोयले को जला के आती है। तो कोयला क्या फ्यूल है, कोयले को जलाते हैं, या मिथेन गैस हो सकती है, एलपीजी को जला दो, या किसी भी गैस को जला के भी क्या कर सकते हैं हम, फ्यूल बना, मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो। जैसे आजकल सुनते हो बेटा दिल्ली में या बाकी इलाके में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, क्योंकि पंजाब या हरियाणा के फार्मर्स क्या करते हैं बेटा, बस स्टबल को बर्न कर देते हैं। तो आज से गवर्नमेंट ने क्या किया कि स्टबल को हम जलाएंगे, मतलब फार्मर्स नहीं जलाएंगे, हम जलाएंगे और उससे बिजली बनाएंगे। मतलब स्टबल को जलाएंगे, पोल्यूशन तो नहीं फैलाएंगे, बट अभी जो पोल्यूशन फैलता है उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। लेकिन अब अगर हम स्टबल को जलाएंगे तो पोल्यूशन तो नहीं फैलेगा, बट हमें क्या होगा कि बिजली मिल जाएगी थोड़ी सी। तो गवर्नमेंट वो कर रही है।
तो बेटा वहां भी क्या बेसिकली वो फ्यूल ही तो है, किसी चीज को जला सकते हो और हीट ले सकते हो, बेटा वो फ्यूल है। तो करते बेटा क्या, उसको जलाते हैं, पानी गर्म करते हैं, पानी गर्म करने बेटा क्या करते हैं, भाप बनाते हैं, स्टीम बनाते हैं, और स्टीम से बेटा क्या कराते हैं, जनरेटर्स को चलाते हैं, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो बेटा प्रोसेस बहुत लंबा होता है। और बेटा आपने 11th में पढ़ा होगा कि हीट को कभी भी ना 100% ना मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपका थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में पढ़ा था वो वाला। लेकिन केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली 100% मैकेनिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है, लगभग 96-97 आराम से कर सकते हैं, तो ये फर्क हो जाता है। इसीलिए अगर हम डायरेक्टली फ्यूल को हीट बनाने की बजाय डायरेक्टली कन्वर्ट किस में कर दें, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बाय विद द हेल्प ऑफ कैथोड एनोड के हिसाब से, तो बेटा हमारी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बेटा जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं ना, ये लगभग 30 से 40% इफिशियंसी पे काम करते हैं। लेकिन जो आपका फ्यूल सेल बेटा होगा वो लगभग आपके पास 90% के आसपास इफिशियंसी से काम करता है। तो फिर इफिशियंसी डबल से भी ज़्यादा हो जाती है, तो आपका जो बिजली बिल होगा बहुत कम आएगा। तो बेटा मेन तो आपका फैक्टर ये हो जाता है। दूसरा बेटा कॉस्ट इफिशियंट होता है। बेटा क्या हो जाएगा, ये कॉस्ट इफिशियंट हुआ क्योंकि इसमें प्रोसेस कम लगती है, तो सस्ता पड़ता है। तीसरा एक और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कैन जनरेट 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक बेटा, तो बेटा दोनों से फायदे होते हैं बेटा इसके। थर्मल पावर प्लांट से फायदा ये है कि इफिशियंट ज्यादा है। दूसरा आपके सोलर पैनल्स होते हैं या बैटरीज जो होती है नॉर्मली, उनको बेटा बार बार चार्ज करना पड़ता है, या फिर सोलर पैनल को रात को यूज नहीं कर सकते, बट इसको बेटा 24 आवर्स यूज कर सकते हैं। तो बेटा दो में से कोई भी आप लिख दोगे, तीन में से। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर था इस वाले का। किस वाले का? तो बेटा ये इसका आंसर था सी का। ओके ठीक है बेटा, आगे आते हैं। बेटा एक और है आपके पास, क्या बोलते हैं इसको, सीसीटीवी बेस्ड। फिर से बेटा वही जो भी दे रखा हो पढ़ लेना, और जरूरत नहीं पड़ती बोला ना, पीछे लिखवाया ना, बिना पढ़े भी कर सकते हो आंसर, तो कोई खास बड़ी चीज नहीं होती इसके अंदर। बेटा देखिए क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। बेटा व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, तो बेटा पढ़ा होगा आपने। ये जो बेटा क्वेश्चन किससे पूछा गया आपसे, चैप्टर नंबर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का चैप्टर बेटा आपके पास, जहाँ पढ़ते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जहाँ पढ़ते बेटा ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग और टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग, जहाँ बोलते हैं जब लिगेंड्स आते हैं तो डी ब्लॉक के ऑर्बिटल जो सेम एनर्जी पे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, कुछ नीचे कुछ ऊपर चले जाते हैं। T2G और EG बोलते हैं बेटा इसको। तो बेसिकली बोला यहाँ पे बड़ा होता है क्या, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बेसिकली आपके पास डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन T2G and EG levels of d orbital। ठीक है बेटा, बेसिकली याद होगा बेटा, ऊपर बेटा क्या होता है आपके पास EG लेवल था बेटा, नीचे क्या होता है आपके पास T2G लेवल होता है। इसमें बेटा 3 ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, यहाँ पे क्या होता है आपके पास 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है बेटा उसी को लिखते हैं हम डेल्टा नॉट ओ, मतलब ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। तो बेटा ये आपका आंसर है इसका। बेटा अगला क्या है, गिव रीजन फॉर द वायलेट कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स टाइटेनियम H2O6 ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो बेटा देख लेते हैं। बेटा देखो एग्जांपल दे रखा है, टाइटेनियम है बेटा आपके पास, H2O बेटा कितने लगे हुए हैं, 6 लगे हुए हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंड वी हैव 3+। बेटा देखो अगर निकालोगे चार्ज ऑफ टाइटेनियम बेटा कितना निकलेगा, 3+ निकलेगा, क्योंकि H2 पे कोई चार्ज होता नहीं, जो चार्ज यहाँ बेटा वो सारा किस पे है, वो टाइटेनियम का ही चार्ज है। तो बेटा ये किसके बराबर होगा, सिंपल सा बेटा टाइटेनियम होता है जो स्कैंडियम टाइटेनियम, टाइटेनियम बेटा आउटर में तो 4 डी के अंदर, सॉरी बेटा नॉर्मल टाइटेनियम होता है 23 नंबर, 22 नंबर सॉरी। तो बेटा इसमें होता है कि आपके पास 4s में 2 प्लस 3d में कितने होते हैं, 2 होते हैं। बेटा 3 निकाल दिए तो बेटा बचता है डी में 1। बेटा क्या बनेगा, डी में 1। बेटा देखो क्या होता है, अब
बेटा एक ही इलेक्ट्रॉन है तो बेटा कहाँ होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, कहाँ पे, T2G के अंदर। अब बेटा क्या होता है, बाहर से जब लाइट आएगी, बेटा क्या आएगी, बाहर से लाइट आएगी, कहाँ पे आएगी, इसके ऊपर, तो बेटा इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो बेटा इस चीज से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो इसके वजह से हमें कलर दिखाई देता है, क्योंकि ये जो गैप होता है वो विजिबल रीजन में लाई करता है, तो कुछ लाइट एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से बेटा कहाँ जाएगा, वहां पर, और बची हुई लाइट हमें बाहर निकलेगी, तो क्या मिलेगा, हमें कलर दिखाई देगा। तो बेटा लिखोगे सिंपल सा, ड्यू टू डी ट्रांजिशन of electrons by absorbing white light। ठीक बेटा, तो डायग्राम बना दोगे और लिख दोगे, ये लिख करके कि वो क्या है, डी से डी में ट्रांजिशन, मतलब डी से इलेक्ट्रॉन निकल कहाँ बेटा, डी में ही गया, बट फर्क क्या है, T2G से इजी के अंदर, उसकी वजह से हमें कलर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीज थी। ठीक बेटा, बी हो गया। देखो इसमें और भी क्वेश्चन है, शायद आगे है, देखिए बेटा आगे को बोला क्या है, CrNH3 6 is paramagnetic while NiCN4 is diamagnetic. Explain why atomic number of Cr and Ni is this। तो बेटा बेसिकली यही आपका पोटेंशियल का क्वेश्चन है वापस, और कितने नंबर का क्वेश्चन है ये, बेसिकली आपके पास है 1 नंबर का ही। तो बेटा डायरेक्टली क्या लिख दोगे, पूरी नंबर बेटा नहीं लिखनी, सिंपल सा। देखो क्रोमियम है ना बेटा, देखो ध्यान से क्या होता है बेटा, अगर क्रोमियम की बात करें ना, तो देखो क्रोमियम के बेटा देखो इस पे कोई चार्ज तो है ही नहीं, तो बेटा क्रोमियम किस फॉर्म में है, 3+ के फॉर्म में। क्रोमियम का होता है नंबर 24, 3 बाहर निकल गए, तो पहले S से बाहर निकलेंगे तो आंसर ओरिजिनल बेटा होता है 4s1 और 3d5 होता है। ठीक बेटा, 3 निकलेंगे पहले S से, फिर बचे हुए D से, तो बेटा रहेगा 3d3। बेटा अगर बात करें निकल की, तो बेटा निकल में देखो ध्यान से, ये बेटा होता है -1 चार्ज, तो इसमें कितना होता है -1, तो बेटा इसको x मान लो, बेटा क्या मान लो, x बेटा कितना हो गया -4, बेटा कितना होगा -2 के बराबर, बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2 आ जाएगी। तो बेटा यहाँ पे क्या है, जो निकल है बेटा वो किस फॉर्म में है, +2 के फॉर्म में। ठीक है, समझाने के लिए करवा रहा हूँ, देखो ध्यान। अब बेटा देखो एक NH3 बेटा क्या है, Cn है, बेटा ध्यान रखना भी यहीं से कि जो NH3 होता है बेटा आपके पास, कौन सा NH3 कंपेयर टू बेटा Cn, बेटा इन दोनों में कंपैरिजन अगर करोगे तो बेटा ये वीक लिगेंड कहलाएगा, फिर बेटा क्या है आपके पास, वीक लिगेंड हो जाएगा, बेटा क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो जाएगा, बेटा क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहलाएगा। बेटा इसकी बात करो, निकल है, कोबाल्ट आता है पहले, फिर निकल, फेरस का 27, 26, 27, 28, 28 होता है इसका नंबर, तो 4s2 3D में कितने हो जाएंगे, 8, 2 बाहर निकाल, बेटा क्या रहेगा, 3D में 8 रहेंगे, 3D में क्या रह जाएंगे, 8। ठीक है बेटा, अब बेटा देखो इसका जो ग्राउंड स्टेट बनता है, क्या बनता है, ग्राउंड स्टेट, क्या बनता है, ग्राउंड स्टेट। बेटा इसका देखो ग्राउंड स्टेट, तो बेटा देखो इसके ग्राउंड स्टेट में बेटा क्या होगा आपका, सिंपल सा ग्राउंड स्टेट में बेटा क्या होगा, सिंपल सा आपके पास डी रहेगा, 1 2 3 और 4, तो मान लो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये था ग्राउंड स्टेट बेटा। बेटा इसके एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा आपका, सिंपल सा बेटा इसके एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 1 2 3 4, बेटा देखो ध्यान से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये बेटा पुश करता है, पेयरिंग करवा सकता है। बेटा पेयरिंग कैसी हो जाएगी, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, 8 यूज हो गए। बेटा ये वीक लिगेंड है तो ये पेयरिंग करा भी नहीं सकता, और पेयरिंग करा भी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा हमारे पास, क्योंकि तब भी बेटा क्या होगा, तो हमें बेटा इसके ग्राउंड स्टेट में क्या होगा बेटा आपके पास, 1 2 3 4, बेटा इसके आउटर में कितने थे, सिर्फ 1 2 और 3। बेटा इसका एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा आपके पास, जब पेयरिंग, ये वीक लिगेंड बेटा आपके पास, तो क्या होगा, पेयरिंग नहीं करा सकता, 1 2 3 4, तो बेटा यहाँ पे क्या रहेगा, 1 2 और 3 रहेंगे। अगर बेटा पेयरिंग करा भी देता, अगर मान लेते स्ट्रॉन्ग होता, तब भी बेटा क्या होता, एक आपका खाली बचेगा। बेटा ध्यान दो यहाँ पे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, ये पुश करता है अंदर साइड इलेक्ट्रॉन को, पुश करता है अंदर की साइड, पेयरिंग करके आओ। बेटा क्या होगा, देखो एक भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है, तो बेटा क्या कहलाएगा आपके पास, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो बेटा क्या होगा आपके पास, ये होगा डायमैग्नेटिक। बेटा देखो इसमें आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बेटा क्या हो जाएगा, ये पैरा हो जाएगा, क्या लिखोगे, पैरामैग्नेटिक। ठीक बेटा, तो आंसर में ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्टली वर्डिंग लिख सकते हो कि ये
स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये वीक लिगेंड। बेटा इसमें क्या होगा, पेयरिंग होगी जिसकी वजह से एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और इसमें क्या होगा, पेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसीलिए आपके पास क्या होगा, वो पैरा और एक हो जाएगा डाई। ये लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। ये पूरा डिटेल बता दिया ताकि समझ में आ जाए वो करना कैसे है, ठीक। बेटा देखो अगला इसी का और पार्ट, एक्सप्लेन वाई FeCN6 3- is inner orbital complex whereas FeH2O is an outer orbital complex। बेटा तो ध्यान से, इसी बेस बेटा ये वाला क्वेश्चन भी है, सेम ही क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है। तो बेटा कैसे करेंगे यहाँ पे, ओके थोड़ा सा साइड कर देते हैं, आ जाएगा अपनी जगह। देखो बेटा को पहले यहाँ पे Fe निकाल लो चार्ज। बेटा देखो -1 होता है ये, तो देखो आपको इसको x मान लिया, बेटा ये -6 -3, तो बेटा x क्या हो जाएगा, +3 निकलेगा। तो बेटा यहाँ पे +3 पे चार्ज पे है, ठीक है बेटा। बेटा देखो इस वाले की बात करें तो बेटा Fe कितना हो जाएगा, x पूरे पे चार्ज 0, बेटा क्या हो गया +3, तो बेटा यहाँ पे क्या है +3 है। तो दोनों ही बेटा क्या हो गया +3 -+3, दोनों जगह Fe क्या है +3 के अंदर ही है। बेटा फर्क देखो, लेकिन अगेन बेटा CN क्या है, बेटा ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड, लिखो क्या लिखोगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। बेटा वाटर क्या होगा, इसके कंपैरिजन बेटा क्या हो जाएगा, एक वीक लिगेंड है। बेटा हमें तो कंपेयर करना पड़ता है, एग्जैक्ट कोई वो नहीं है कि ये स्ट्रॉन्ग और वीक है, नॉर्मली आप कंपेयर करके बताते हो कि इसके कंपैरिजन में वो वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है। बेटा फिर से क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड बेटा आपके पास ये पुश करेगा, तो फिलिंग कहां पे होगी, अंदर की साइड। जब बेटा पुश करेगा ना, फिलिंग कहां होगी, अंदर साइड फिलिंग होगी। बेटा इसमें फिलिंग पुश नहीं कर सकता, फिलिंग कहां होगी, आउटर की साइड, इसलिए बेटा बोलते हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं आउटर। बना के भी देख सकते हो, देखो ध्यान से बेटा नॉर्मली बेटा Fe जो होता है वो होता है 26, तो बेटा इसके हो गए 4s2 + 3D में कितने होंगे 6। बेटा बात कर जाएगी Fe3+, दोनों में सेम ही चीज है बेटा, तो क्या बनेगा आपके पास बेटा 3D में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। बेटा ध्यान दीजिए आगे, बेटा आगे क्या होता है इसके बाद कि हमें बनाना है ग्राउंड स्टेट। बेटा क्या ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, सिंपल सा 1 2 3 4, बेटा 3D होता है। बेटा आगे देखिए क्या हो जाएगा, बेटा होता है 4s, बेटा इसका कौन खाली होता है, 4D भी खाली होता है, ठीक बेटा। तो इनिशियल बेटा क्या होता है, इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ये 5 है। बेटा अगर बात करी जाए किसकी, किसकी बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, पहले बेटा CN वाला। बेटा CN क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो बेटा देखो 4Cl लेके आते बेटा, या सिंपली पूरा कंपाउंड लिख लो, क्या है बेटा आपका FeCN6 3- बेटा ठीक है बेटा, उसके लिए देख रहे हैं हम। एक चलो टाइम देख लो कितना हो गया, ओके तो बहुत टाइम है हमारे पास। देखो बेटा क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपके पास, तो इसका जो एक्साइटेड स्टेट बेटा बनेगा, क्या बनेगा एक्साइटेड स्टेट, उसमें क्या होगा आपके पास पेयरिंग होगी। बेटा क्या होगी, पेयरिंग हो जाएगी। तो 1 2 3 4 और 5, बेटा देखो ध्यान से क्या होगा, पेयरिंग 5 है ना, तो 1 2 3 4 5। अब बेटा ध्यान दो क्या होता है, पेयरिंग होने के बाद देखो हमें आने वाले 6 CN आने वाले, बेटा क्या आने वाले 6 CN, 5 और 1 6, सॉरी 6 CN आने वाले हैं। तो आपको 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए। देखो 2 कहां से मिलने वाले, ये वाले, तो देखो बेटा D के हमें 2 मिलने वाले हैं, कितने मिलने वाले 2। बेटा वो आगे किसका यूज करेगा, इसका 4s वाला। बेटा इसके क्या मिलेंगे 1, बेटा गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ पे पहले P आएगा ना, सॉरी बेटा पहले क्या आएगा, P आएगा, कहाँ चला गया बेटा, क्या आने वाला है पहले P आएगा। तो बेटा ये आपके पास होता है P में 3 होते हैं, तो ये बेटा P है। तो बेटा D का 2 यूज कर लेगा, S का 1 3 होगा आपके पास, बच्चे बेटा कौन से यूज हो जाएंगे, बेटा P के 3 यूज हो जाएंगे। तो बेटा बेसिकली होता है D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से, अगला बेटा अगला देखते हैं, अगला अगला बेटा किसके लिए देखते हैं, अगला वाला FeH2O 6 है, बेटा यहाँ पे 3+ है। बेटा देखो इसका एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, बड़ा कोई फर्क पड़ेगा इसको नहीं, क्योंकि वीक लिगेंड है तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं होती। आप कभी भी ना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, बेटा एक यहाँ रहेगा। तो यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं है ग्राउंड स्टेट से, कहाँ पे एक्साइटेड स्टेट के अंदर।
तो बेटा इसीलिए देखो ध्यान से, अभी भी हमें 6 चाहिए बेटा, कितने चाहिए, 6:2 आने वाले, 6 जगह खाली चाहिए बेटा, कहां से यूज करेंगे फिर हम, बेटा एस का 1, बेटा पी का कितने 3 यूज कर लेंगे बेटा, देखो अभी भी, तो बेटा ये था आपके पास 3D था, बेटा क्या था 4 था, बेटा क्या था आपके पास 4p था, 1 और 3 4 ही हुए, हमें हमें 2 और चाहिए बेटा, फिर कहां से लाना पड़ता है बेटा, फिर हम यूज करते हैं 4D को, यूज करेंगे, यूज करेंगे 4D को, 1 2 3 4, तो बेटा 4D का 2 यूज करेंगे, जो 4D है ना बेटा उसके उसके 2 यूज कर लेंगे, क्योंकि हमें 6 चाहिए बेटा। तो ध्यान से आप दिख रहा है कि इस वाले केस में D के अंदर वाले यूज हो रहे हैं, बाहर वाला D यूज ही नहीं हुआ बेटा, यहाँ पे D बाहर वाला यूज हुआ, अगर बाहर वाला यूज होगा तो उसको बेटा बोलते हैं आउटर, अंदर वाला यूज हो तो इनर बोलते हैं बेटा। डायग्राम बना दोगे और लिख दोगे कि ये आउटर हो गया क्योंकि अंदर, सॉरी बाहर वाला यूज हो रहा है, और उसमें क्या हो रहा है, अंदर वाला यूज हो रहा है। बेसिकली इसकी हाइब्रिड क्या होगा, sp3d2। जब बेटा डी बाहर वाला हो, डी बाहर की साइड लिखा हो तो ये आउटर हो गया, डी पहले लिखा हुआ हो, कहाँ लिखा था हमने बेटा, ये आएगा D2sp3, तो बेटा ये इनर कहलाता है, ठीक है बेटा। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। होप समझ में आया होगा, थोड़ा ज्यादा ही कचरा हो गया, अगले क्वेश्चन में सफाई कोशिश करूंगा, सफाई मेंटेन रहे ताकि आपको दिखे अच्छे से, ठीक है बेटा, सॉरी फॉर दैट। तो बेटा ये था हमारा केस बेस्ड स्टडी के 2 क्वेश्चन बेटा, दोनों तरीके से बेटा आ सकते हैं केस बेस्ड स्टडी वाले बेटा, आपके सिंपल सा, एक तो जैसे अभी पढ़ा हमने 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर भी आ सकते हैं, यहाँ पे ज्यादातर एमसीक्यू भी आते हो, ठीक है। तो 2 तरीके से बेटा फॉर्मेट आ सकता है, लेकिन आपको करना तो क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। देखिए सेक्शन ई, at the same temperature CO2 gas is more soluble in water than O2 gas, which one of them will have higher value of KH and Y? At the same temperature CO2 gas, हाँ तो क्वेश्चन क्या है कि सेम टेम्परेचर के ऊपर बेटा CO2 गैस क्या होता है, ज्यादा सॉल्युबल होता है किसके अंदर, in water than O2, which one of them will have higher value of KH and Y? बेटा पहली चीज क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है, क्योंकि बेटा क्या होता है नॉर्मली सेम टेम्परेचर के ऊपर बेटा ऑक्सीजन गैस ज्यादा सॉल्युबल होता है, क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन गैस क्या होता है, ज्यादा सॉल्युबल होता है। हम क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं बेटा, मान लो क्वेश्चन ने बोला है कि हमें कि CO2 ज्यादा सॉल्युबल है, बट बोला ना कि नॉर्मली O2 ज्यादा सॉल्युबल होता है किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है बेटा। तो बेटा आप सिंपली लिखोगे लॉजिकली, क्योंकि बेटा CO2 क्या है, ज्यादा सॉल्युबल है, इस क्वेश्चन के हिसाब से फिर से कह रहा हूं, नॉर्मली ऑक्सीजन ज्यादा सॉल्युबल होता है, और बेटा क्या था O2 बोला कम होता है। बेटा ध्यान रखना बेटा, देखो यहाँ पे बेटा मान लो ये वाटर है, बेटा क्या है, वाटर है बेटा, ऊपर क्या होता है, एटमॉस्फेयर, बेटा ऊपर क्या है आपके पास, एटमॉस्फेयर, बेटा उसमें होता क्या है, गैसेस, तो देखो वाटर है, वाटर पे बेटा गैसेस है, गैसेस के ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर, और उसमें लगता है बेटा पूरा 1 atm का प्रेशर। तो वाटर के ऊपर ना प्रेशर फिक्स हो गया, 1 atm लगने वाला है। अब गैस आपका ऑक्सीजन है, CO2 कोई भी गैस आ जाए बेटा, गैस कोई भी आ जाए, कोई एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड बेटा, मैंने गड़बड़ कर दी, सॉरी सॉरी फॉर दैट। मुझे लगा बेटा ये N2 है, N2 गैस नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया, CO2 का रूल मुझे ध्यान नहीं है, N2 का मुझे याद है कि N2 क्या होता है बेटा, कम सॉल्युबल होता है, ऑक्सीजन ज्यादा सॉल्युबल होता है, मेरे ध्यान में नहीं आया कि CO2 लिखा हुआ है ना कि N2 लिखा हुआ है, ठीक है ना, CO2 में भी सॉल्युबल हो सकता है ज्यादा, ठीक है बेटा ध्यान दो। तो बेटा देखो यहाँ पे गैस आपका CO2 हो, O2 N2 हो, सब पे बेटा प्रेशर कितना लगने वाला है, सिर्फ 1 atm का लगने वाला है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, हेनरी लॉ, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। अब देखो ये तो कांस्टेंट हो गया, दैट इज 1 atm, बेटा ये कांस्टेंट हो गया, तो बेटा उस केस में क्या होता है ना कि KH बेटा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, x के। P अगर कांस्टेंट है ना तो बेटा KH हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, बेटा इसका मतलब जो चीज ज्यादा सॉल्युबल है उसकी बेटा KH की वैल्यू क्या होगी, उतनी कम होगी। तो क्या लिखोगे, KH4 बेटा CO2 क्या होता है, लेस हो जाएगा, बेटा KH4 बेटा O2 क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ये सिंपल बेटा इसका आंसर चला जाता है,
ठीक है। हाउ डज द साइज ऑफ ब्लड सेल चेंज व्हेन प्लेस्ड इन अ एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 0.9% सोडियम क्लोराइड। बड़ा ध्यान दीजिए, बोला क्या है, बड़ा बेसिकली एग्जांपल है बेटा ऑस्मोटिक वाला जो टॉपिक है ना आपका सॉल्यूशन के अंदर, वहां पे पढ़ते हैं आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। तो बड़ा बेसिकली यहाँ पे बोला है कि सॉल्यूशन आपका ज्यादा है, तो बेसिकली हाइपोटोनिक का केस बन गया, या हाइपोटोनिक जो भी एग्जांपल हम जानिए। बड़ा सिंपली देखो, तो बेटा ये मान लो आपका सॉल्यूशन है, ये बेटा ब्लड सेल है बेटा आपके पास। बेटा देखो ब्लड सेल जो होता है ना, ब्लड सेल के अंदर उसका जो बेटा कंसंट्रेशन होता है ना ब्लड सेल का, बेटा वो होता है 0.9% सॉल्ट। मतलब बेटा ब्लड सेल के अंदर लगभग 0.9% क्या होता है, सॉल्ट होता है। बाकी बेटा मान लो अब क्या होता है, वो वाटर होता है। ठीक बेटा। बेटा यहाँ क्या बोला जा रहा है कि जो सोल्यूशन हमने बाहर लिया किसमें, सॉरी बेटा मान लो इस ब्लड सेल को अपने कहाँ डाल दिया, सोल्यूशन में डाल दिया, पानी में लिया, मिक्स कर दिया, क्या बेटा देखो इसमें सॉल्ट कितना है, बुक के हिसाब से मोर देन 0.9% लिखा है ना, मोर देन दिस। तो बेटा वाटर क्या होगा, लेस देन 99.1%। अब ध्यान रखो, अंदर पानी 99. सॉरी 1% होगा ना, एक सेकंड बच्चा, क्या कर रहा हूं मैं, रुक जा। तो बेटा देखो ध्यान से, क्या है, सेल के अंदर बेटा पानी ज्यादा है, सेल के बाहर बेटा पानी क्या है, कम है, क्योंकि बेटा देखो सॉल्ट अंदर बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी सेल बिहेव करती है एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस बेटा देखो जब गर्मी में बहुत ज्यादा पसीना आता है तो सिर्फ पानी बाहर आ रहा है, आपका ब्लड बाहर आता है नहीं, सॉल्ट बाहर आता है नहीं, सिर्फ पानी बाहर आता है। हमारी ब्लड, हमारी जो सेल वॉल्स होती है ना, वो सिर्फ पानी को अंदर बाहर जाने देती है। देखिए बेटा, तो बेटा अंदर पानी ज्यादा, बाहर पानी क्या होगा, कम, है ना, अंदर पानी ज्यादा, बाहर पानी बेटा क्या होगा, कम। तो पानी कहाँ आएगा, अब बेटा डिफरेंस हो गया, यहाँ पे कंसेंट्रेशन का डिफरेंस हो गया, तो हमेशा बेटा पानी फ्लो करता है हाई कंसेंट्रेशन से बेटा लो कंसेंट्रेशन की तरफ। तो बेटा हाई कहाँ चला गया, अंदर। तो बेटा देखो पानी क्या होगा, सेल से बाहर आने लगेगा, क्या लगेगा, सेल से बाहर आने लगेगा। जब सेल से पानी बाहर आएगा तो सेल का साइज क्या होगा, श्रिंक कर जाता है। तो क्या लिखो आपके पास, साइज ऑफ सेल श्रिंक्स। स्पेलिंग क्या होता है श्रिंक का, मैं भूल गया, मैं ये लिख रहा हूँ, देख लेना अपने आपसे, ठीक है। सच में बड़ा सेल का साइज क्या हो, छोटा हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये एग्जांपल में समझा दोगे इस तरह से, ठीक है ना। ये आपको का बी ऑप्शन। बड़ा अगला क्या है, 1 मोलार एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट A2B3 इज 60% आयनाइज्ड, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। वेरी इजियर बट टफ क्वेश्चन भी कह सकते हो इसको भी, क्योंकि सोल्यूशन का बेटा चैप्टर का यही टफ क्वेश्चन है, जहां पे थोड़ा सा आपको आयोटा यूज करना पड़ता है, वेंटा फैक्टर यूज करना पड़ता है, ठीक है बेटा। तो देखो ध्यान से क्या हो रहा है, देखो इन्होंने बोला है निकालने के लिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो बेटा इसके लिए आपको निकालना है टीबी, निकालना है, क्या निकालना है, टीबी। वो टीबी नहीं, ये वाला टीबी। बेटा याद हो डेल्टा टीबी क्या होता है आपके पास, बेटा डेल्टा टीबी होता है टीबी माइनस टीबी नॉट। बेटा ये सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। बेटा ये वाला होता है किसका, ये होता है सॉल्वेंट का, दैट इज वाटर, प्योर वाटर का, प्योर 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 वाटर, ठीक है बेटा। तो बेसिकली जो टीबी निकालना हो, तो बेटा टीबी क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी प्लस बेटा क्या होता है, टीबी नॉट, ठीक है बेटा, ये निकालना है। अब बेटा याद हो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। बेटा मतलब आपका लगभग 273 में 100 डालना पड़ेगा, बेटा क्या आएगा, लगभग 373.15 डिग्री केल्विन। बेटा ये होता है प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा ये पता है मुझे, मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा टीबी निकालना पड़ेगा। अगेन बेटा डेल्टा टी का फॉर्मूला क्या था, केबी इंटू मोलालिटी, या फिर केबी इंटू बेटा क्या लिखते थे, W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W2, सॉरी W1 ना, ओके। बेटा ये फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी का, लेकिन ये फॉर्मूला तब होता है जब आपके पास जो सोल्यूशन होना चाहिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, मतलब वो पानी में जाकर ना टूटे ना जुड़े। बट यहाँ पे टूट रहे हैं या जुड़ रहे जो भी है,
तो बेटा यहाँ पे लगाना पड़ता है हमें आयोटा। क्या लगाना पड़ता है? आयोटा। अगर वो जाके पानी में टूटेगा तब, अगर नहीं टूट रहा तो फॉर्मूला वो होगा, टूटेगा तो आयोटा लगाना पड़ता है। अब देखते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो बेटा देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है हमारे पास डायरेक्टली 1 मोलार एक्वस सोल्यूशन, मतलब बेसिकली आपको दे रखा है ये मोलैलिटी दे रखा है। बेटा क्या दे रखा है? डायरेक्टली मोलैलिटी दे रखा है। तो क्योंकि डायरेक्टली बेटा मोलैलिटी दे रखा है तो बेटा फॉर्मूला कौन सा यूज करें इस क्वेश्चन में? हम ये वाला यूज कर लें। कौन सा वाला? ये वाला, केबी एम इंटू आई। बेटा ध्यान दें एम दे रखा है, देखो बेटा आपका केबी भी दे रखा है, दिख रहा है यहाँ पे केबी। तो बेटा केबी भी दे रखा है, एम दे रखा है, तो क्या निकालना पड़ेगा? मुझे आयोटा निकालना पड़ेगा। बट बेटा इन्होंने दे रखा है कि लगभग 60% सोल्यूशन में क्या कर रहा है? आयनाइज हो जा रहा है। तो बेटा बेसिकली इसको बोलते हैं अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है। क्या दे रखा है हमें? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो बेटा अल्फा दे रखा है लगभग 60%, मतलब बेटा 0.6, बिना परसेंटेज बेटा लिखो तो क्या लिखा? 0.6 अल्फा। समझाते हैं अल्फा क्या होता है। बेटा देखिए ध्यान से, बेटा लिखा हुआ है A2B3 टूटेगा, ये बोला है ना आयनाइज, आयंस बनेंगे बेटा। तो देखो आयंस कैसे बनेंगे? बेटा 2 A+ मान लो और बेटा 3 क्या मिलने वाले हैं आपको पास? B- मिलने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो ये कुछ ऐसा बनने वाला है, आयंस बनने वाला है। तो नॉर्मली लेफ्ट वाला पॉजिटिव होता है, राइट वाला नेगेटिव होता है। हो गया बेटा। अज्यूम करो कि ये था 1, इनिशियल बेटा क्या होता है? 1, दिस इज 0 0 पढ़ा हुआ है ना बेटा बचपन में हमने कि ये इनिशियली मान लेते बेटा प्लस इनिशियली कितना बेटा पास? 1 0 0। ओके देखिए आगे बेटा, फाइनली जब रिएक्शन रुकती है क्या था? इसको लिखते हैं 1x, बेटा क्या लिखना? 2x, बेटा इसको क्या लिखना पड़ेगा? 3x। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि ये 3 मोल, ये 2 मोल, और इसका बेटा 1 है तो 1 मोल। जब ये x कम होगा तो ये 2x और ये 3x बनने वाला है, इसीलिए। अब बेटा देखिए ध्यान से, बेटा जो अल्फा होता है बेटा, अल्फा होता है कितना टूटा, दैट इज दिस वैल्यू, और लिया कितना था स्टार्टिंग में? दैट इज दिस वैल्यू, दैट इज x के बराबर ही रहेगा। बेटा अल्फा होता है कितना डिकम्पोज हुआ, कितना टूटा बेसिकली, और कितना लिया था। तो x टूटा और लिया कितना था? 1। तो बेटा अल्फा कितना हो गया? x की वैल्यू। अब आता है आयोटा। बेटा क्या होता है? देखो आयोटा होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर टूटना, मतलब आफ्टर डिसोसिएशन, टूटने के बाद कितने हो गए। ठीक है बेटा, आफ्टर डिसोसिएशन। बेटा नीचे क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन बेटा इन सोल्यूशन। बेटा ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन टोटल, दैट इज दिस वैल्यू, पूरी की पूरी मिला के ऐड करनी पड़ती है हमें। तो बेटा कितना है वो? 1 माइनस एक्स प्लस 2x प्लस 3x, बेटा सबको मिला के आता है। ठीक है बेटा, सोल्यूशन में पूरा कितना है? बेटा इनिशियली ये थे सारे सारे, कितने थे वो? 1 प्लस 0 प्लस 0, बेटा कितना हो जाएगा? x से, सॉरी कटेगा तो नहीं बेटा, देखो 1 माइनस, देखो 3 to 5, एक कम तो 4x, बेटा क्या रहेगा? 1 माइनस 4x, बेटा नीचे क्या रहेगा? 1, तो बेटा सिंपली क्या रहेगा? 1 माइनस 4x, दैट इज आयोटा। हमें निकालना बेटा आयोटा की वैल्यू, तो निकाल दीजिए। 4, बेटा x कितना है? अल्फा, अल्फा कितना है? 0.6, तो बेटा कितना हो जाएगा आपका? सिंपल सा ये 4 को 6 से मल्टीप्लाई 24। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है कि नहीं है। 1 मोलार एक्वस सोल्यूशन ऑफ an electrolyte A2B3 60% आयनाइज, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक बेटा यही है, फिर तो कुछ है नहीं अलग, सही है। फिर तो बेटा मल्टीप्लाई कर लो, 4 6 24, दैट इज बेटा कितना आता है? एक के बाद पॉइंट तो 2.4। ये तो प्लस है ना, सॉरी 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 बेटा प्लस था, ये प्लस था प्लस था प्लस था, क्योंकि प्लस था ना। पर देखिए 1 प्लस 2.4 बेटा क्या हो जाएगा? 3.4, बेटा क्या आ जाएगा आंसर आपका? 3.4 निकल के आ गया आयोटा। आयोटा ऐसे निकालना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अल्फा दे रखा है तो। ठीक है बेटा,
तो बेटा आयोटा की वैल्यू आ गई 1.3.4, पुट कर दो बेटा कहाँ पे, अब आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन पे, ये अगले पेज में कर लेते बेटा बस। तो बेटा हमारे पास डेल्टा टीबी हो गया, आयो सॉरी केबी, बेटा केबी था हमारे पास, एक सेकंड देख लेते हैं केबी कितना था, 0.52, ठीक बेटा 0.52। बेटा एम तो 1 था, आयोटा कितना हो गया 3.42, 3.42 हाँ। बेटा मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, तो कितना है बेटा आपके पास 342.52, बेटा कितना होगा 4, 8, 6, 10, 20, 21 और 5 3 15 और 2 17, 4, 8, 7, 7, 1। बेटा देखो 3 पॉइंट्स लगेंगे तो बेटा कितना आएगा 17.7, ज्यादा आ गया, ऐसे कैसे ज्यादा आ गया, 4 पॉइंट है ना तभी तो बेटा, क्योंकि ज्यादा क्यों लग रहा था, क्योंकि बेटा देखो क्या करें, जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता भी है ना तो मुश्किल से 1-2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता, ज्यादा नहीं बढ़ता, ठीक है। तो बेटा आंसर कितना आएगा 1.78 मान लो बेटा इसको, अप्रोक्सीमेशन दैट इज ऑलवेज हैज टू बी डन। तो बेटा टीबी क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी प्लस टीबी डॉट, तो बेटा ये 1.78, बेटा वो होता है लगभग 373.15, तो बेट वी लेफ्ट विद बेटा देखो कितना 5, 8, 13, 7 एक 8 और एक 9 और 3 एक 4, तो बेटा 374.9 डिग्री केल्विन, बेटा ये आपका टीबी की वैल्यू आ गई। तो दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन बट ऐसे ही करना पड़ता है इसको, होप समझ में आया होगा, आ गया ओके। पीछे भी देख लो बेटा, तो दिस इज अ प्रोसेस यू हैव टू सॉल्व ताकि आंसर्स आपके चले रहे, ओके 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 ओके। बेटा ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बेटा। इसके लिए देखो 3 नंबर का दे रखा है ये वाला, क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो 3 नंबर इसी 3 नंबर के लिए इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आप 12th में हो, बोर्ड देने वाले हो, तो 3 नंबर के लिए थोड़ी सी मेहनत तो कराएंगे आपसे, ओके ओके। समय बहुत बीत रहा है, देखिए बेटा इसमें और ऑप्शन भी है तो भी करेंगे हम, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना आप कौन सा करके आओगे। सो मच क्वेश्चंस लेफ्ट, कितने क्वेश्चन रह गए बेटा, बहुत क्वेश्चन कर लिए हम, थक गए। बी 32 ये है, उसके बाद अरे केमिकल रिएक्शन मिल जाए जल्दी खत्म कर देंगे हम उसको, फिर अगला केमिकल रिएक्शन है बराबर कर देंगे, 2 मिनट लगता है हमें करने में केमिकल रिएक्शंस को। पर देखिए थ्योरेटिकल पार्ट फटाफट से, the vapor pressure of A and B at 25 degrees Celsius are 75 mm of Hg and 25 mm of Hg respectively if A and B are mixed such that the mole fraction of A in the mixture is 0.4, then calculate mole fraction of B in vapor phase. Okay, we'll get it done. बेटा देखो लिखा है यहाँ पे वेपर प्रेशर, बेटा तो ध्यान रखना ये बेटा प्योर प्रेशर से होता है, प्योर प्रेशर मतलब आपको दे रखा है यहाँ पे ध्यान से, बेटा ये पी ए नॉट है, बेटा कितना है पी ए नॉट 75 mm, बेटा जो पी बी नॉट बेटा कितना है वो है बेटा आपके पास आई सपोज 25 mm, ठीक है बेटा। तो ये पी ए पी बी नॉट से लगने वाला क्या रॉल्स लॉ, बेटा बोला है कि ए और बी को मिक्स किया है, जिसके बाद ए का मिक्स बेटा कितना निकल के आ रहा है 0.4 निकल के चला आ रहा है, ध्यान बेटा पास। तो हमें निकालना पड़ेगा पी टी, क्या निकालना पड़ेगा पी टोटल, तो बेटा पी टोटल होता है आपके पास पी ए प्लस पी बी, ठीक है बेटा। पी ए क्या होता है देखिए, तो बेटा पी ए का फॉर्मूला होता है पी ए नॉट इंटू एक्स ए, बेटा वो कितना है 75, बेटा कितना 0.4, मल्टीप्लाई कर लो बेटा 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, 28 और 2 30, तो बेटा लगभग कितना आया ये 30 आ रहा है, कितना आ रहा है 30। बेटा निकालते हैं पीबी, बेटा देखिए पीबी कितना हो जाएगा पीबी नॉट इंटू एक्स बी, बेटा लॉजिकल है क्योंकि ये एक्स ए प्लस बेटा एक्स बी क्या होता है 1 होता है, तो बेटा एक्स बी कितना हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 0.4 दैट इज 0.6, ठीक है बेटा। तो एक्स बी की बेटा वैल्यू क्या आ जाएगी 0.6, कितना बेटा 25 इंटू 0.6, ठीक है बेटा मल्टीप्लाई कर लो तो बेटा 15 के आसपास आएगा, ठीक है मल्टीप्लाई कर लो आता है, ठीक है 15 mm। देखिए बेटा यहां से निकल आया आपका पीटी निकल आया, तो कितना निकल गया 30 प्लस 15 दैट इज 45 mm,
ऑफ Hg। क्या गया? अब बेटा निकाल दो ध्यान से। अब बोला है कि हमें निकालना क्या, वेपर फेज में। बेटा लॉजिकली क्या होता है कि देखो बेटा ये आपका मिक्सचर है बेटा लिक्विड फॉर्म में, बेटा क्या आप लिक्विड है, लेकिन बेटा रोल्स फ्लो जब लगाते हैं ना बेटा तो नॉर्मली क्या होता है, रोल्स फ्लो लगता है वोलेटाइल लिक्विड्स के ऊपर, वाटर हो गया, पेट्रोल हो गया, ये बेटा जो गैस बन जाती है। तो बेटा हुआ क्या कि कुछ लिक्विड यहाँ रह गया बट कुछ बेटा कहाँ पहुंच गए, वो बेटा बन गए गैस। तो हमने जो बेटा निकाला ना भाई लिक्विड का निकाला, हमें पूछा यहाँ पर कि जब वो लिक्विड गैस बन जाएगी तो गैस ए भी बनेगी बी भी बनेगी। तो गैस फेज के अंदर ए और बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो बहुत बड़ा सिंपल है, यहाँ पे लगाना पड़ता है हमें डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर। बेटा क्या लगता है, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर, क्योंकि बेटा ऊपर गैस है नीचे बेटा लिक्विड है, तो लिक्विड अगर होगा तो प्रेशर निकलने तरीका बेटा क्या होता है, वो रॉल्स लॉ, दैट इज दिस वन इज रॉल्स लॉ। बेटा हमने लगाया था इसको बेटा, लेकिन ये गैस बन गया तो गैस की बेटा लगाते हैं पार्शियल प्रेशर, सॉरी डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला। लेकिन ध्यान रखना पीटी दोनों के लिए सेम ही होता है। बेटा ध्यान रखना होता क्या इसके हिसाब से कि जब पीए होता है गैस फेज के हिसाब से अगर निकाले बेटा क्या निकालना पड़ेगा, बेटा मान लो इसको हम एक्स से लिख रहे थे, इसको ले लेंगे वाई से, तो बेटा यहाँ पे लिखना पड़ता है पीटी इंटू एक्स, नहीं एक्स ए। बड़ा सिमिलरली पीवी निकालना होता है तो बेटा निकालना पड़ता है पी टोटल को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या हाँ गड़बड़ कर रहा हूँ अभी, वाई लिखना है ना बेटा, एक्स तो निकाल चुके हैं बेटा। गैस वाले को हम सिंबल वाई यूज कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन के लिए, तो बेटा यहाँ पे आता है पीटी वाई ए, बेटा यहाँ पे जाओ पीटी वाई बी। बेटा ये मोल फ्रैक्शन है गैस फेज में, मोल फ्रैक्शन इन गैस फेज, ठीक है बेटा, ये बी के लिए। तो बेटा वाई बी कितना हो जाएगा सिंपल से, यहाँ से बेटा वाई बी हो गया पी बी अपॉन पी टी। बेटा पी बी क्या निकाला था हमने 15 और और कितना है 45, दैट इज पी, काट दो बेटा 1/3 आ गया, कितना रहेगा 0.0 सॉरी 0.33। बेटा ये आपका हो गया वाई बी की वैल्यू, माइनस कर लो बेटा तो किसका निकल जाएगा वाई है, बट पूछा हमसे किससे पी, तो वो निकालो, ठीक है बेटा। तो ये समझ के याद रखोगे, पहले पीटी निकाल लोगे, कैसे निकालो पी और पीबी से, और फिर बेटा डाल्टन्स लगाना पड़ता है तब जाकर निकलता है आपके पास गैस फेस वाला, ठीक है बेटा। तो ये कुछ अलग अलग प्रोसेस है जो आपको आनी चाहिए। अगला देखिए, डिफाइन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, विच कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रेफर्ड फॉर द मोलर मास डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो बेटा बोला मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए कौन सा प्रोसेस हम फॉलो करें। बेटा चार तरीके आपके पास, बेटा पहला वाला याद होगा कि आपका है लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बेटा दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपके पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। बेटा ध्यान रखना, पहला लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। बेटा इन तीनों में क्या करना पड़ता है हमें कि या तो बॉईल करना पड़ता है, शुरू के बेटा दो में बॉईल करना पड़ता है, तीसरा फ्रीज करना पड़ता है, तो टेम्परेचर कम या ज्यादा करना पड़ता है। अब दिक्कत क्या होता है, टेम्परेचर कम और ज्यादा में ना आपके जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं टूट जाते हैं, ये डिकम्पोज कर जाते हैं, आंसर्स गलत आते हैं। हम चाहते हैं रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो, तो बेटा उसके लिए प्रीफर कौन सा करते हैं हम प्रेफर करते हैं ऑस्मोटिक वाले में। तो ऑस्मोटिक वाले में सिर्फ हमें फिल्टर करना होता है, वहां पर टेम्परेचर का कोई रोल खास होता नहीं है, फॉर्मूले में टेम्परेचर है बट वहां पर रूम टेम्परेचर में रिएक्शन करवा सकते हैं। बेटा क्या लिखोगे सिंपल सा आंसर, ओहो सेकंड। बेटा क्या दूसरे वाले का की ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रेफर्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सपेरिमेंट या कैलकुलेशंस आर डन एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर किस पे करते हैं, रूम टेम्परेचर, सिंस मैक्रोमोलिक्यूल्स may get decomposed at higher temperatures, at higher
टेम्परेचर, ठीक है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, या कम करने पे भी कि हम रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर था। बड़ा तीसरा क्या है, वाई आर इक्विमोलर सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज नॉट आइसोटोनिक। बड़ा बोला क्या कि दोनों का अगर मोल सेम रखे, किसके बड़ा, सोडियम क्लोराइड और ग्लूकोज का, देखो ध्यान से। बड़ा मान लो हमने ग्लूकोज लिया C6H6H12O6, बड़ा मान लो उसको 10 पार्ट लिए, कितने लिए, 10 मोल लिए, कितने लिए, 10। मैं कहाँ डाल दिया, वाटर में। लेकिन वाटर में डालने के बाद भी बेटा ये 10 मोल ही रहेंगे, क्योंकि ये नहीं टूटते पानी के अंदर। लेकिन 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 अगर बेटा 10 मोल NaCl लोगे, किसमें, पानी में, तो बेटा टूट जाते हैं। तो बेटा बनेंगे हमारे पास 10 Na प्लस 10 Cl माइनस। तो बेटा ये 10 नहीं रह गए, अब कितने हो गए, 20 आयंस हो गए। तो सेम नंबर ऑफ मोल्स अगर डालेंगे भी ना पानी में तो रिजल्टेंट अलग है, क्योंकि वो टूटता नहीं है और ये टूट जाता है। तो ये फर्क लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके ओके, तो क्या लिखोगे, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर लिख दो, या फिर इट डू नॉट डिकम्पोजेस इन वाटर वाइल, क्या नाम है इसका, NaCl डिसोसिएट्स, ठीक है ना, इन वाटर। एग्जांपल लिख के दिखा दो, पूरे मार्क्स मिल जाते हैं फिर 100 के टीचर, ठीक है। ओके परफेक्ट। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारे फेवरेट क्वेश्चन है बड़ा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बिकम सो लेंथी, बट इनमें जल्दी आप क्वेश्चन कर सकते हो। बताइए क्या है, NN डाइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज इनसॉल्युबल इन अल्कली, गिव रीजन। बड़ा बोला कि ये है NN डाइथाइल बेंजीन सल्फोअमाइड। देखो क्या होता है, देखिए बेटा, बेंजीन सल्फोनाइल क्या होता है, कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे Cl लगा होता है, तो यहाँ बेटा क्या बोला, Cl की जगह क्या लगा दिया आपने, यहाँ पे लगा NN डाइथाइल लगा हुआ है। देखिए बेटा, तो यहाँ बेटा लगा होगा CH3, सॉरी बेटा, इसको CH2 CH3, बेटा क्या आपका CH2 CH3 बेंजीन। बेटा देखो N पे डाइथाइल, मतलब इथाइल 2 बार, और फिर बेटा इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइड। बेटा ध्यान रखो, सॉल्युबल होने के लिए बेटा N के पास ना एक हाइड्रोजन होना चाहिए था, बट N के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो ये सॉल्युबल ही नहीं होगा, ड्यू टू लैक ऑफ हाइड्रोजन एट N, which is responsible for hydrogen bonding with water, with थोड़ा होता है कि आपके पास कि अगर वहां पे H होता ना, तो H क्या करता, वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता, तो रिएक्शन होती। यहाँ पे क्योंकि नहीं, तो रिएक्शन नहीं होगी। पर इसीलिए अगर सिर्फ एक ही लगा होता ना, यहाँ पे N मिथाइल होता या N इथाइल होता और H बचा होता, तो सॉल्युबल हो जाता, ठीक बेटा। तो ये लिख दो सिंपल सा आंसर। बेटा एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, बाय। देखिए बेटा एनिलीन क्या होता है, बेंजीन। बेटा क्या लगा हुआ यहाँ पे, यहाँ पे होते हैं लोन पेयर। बेटा क्या होते हैं, लोन पेयर, याद है क्या होता है बेटा, ये लोन पेयर होते हैं। एनिलीन के पास बेटा होते हैं लोन पेयर। बेटा क्या ऐड करोगे इसके अंदर, Cl2 छोड़ देते हैं, बेटा क्या करते हैं, CH3Cl है। बेटा यहाँ पे होता है अनहाइड्रस AlCl3, अनहाइड्रस AlCl3। बेटा देखो ये NH2, ये है। बेटा ध्यान रखो, बेटा जो NH2 होता है ना, ये वाला NH2, बेटा देखो NH2 बेटा जो यहाँ पे लगा होगा, ये होता है आपके पास, पढ़ा हुआ है ना बच्चा अपने, आपका ये होता है लुईस बेस। क्योंकि बेटा ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। बेटा ये AlCl3 होता है ना, ये बिलोंग करता है ग्रुप 13 का पार्ट। बेटा AlCl3 बेटा होता है आपके पास
लुईस एसिड, क्योंकि बेटा इसके पास आउटर में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो ये बेस बेटा ये क्या हो गया, एसिड। तो बेटा ये दोनों आपस में ही रिएक्शन कर लेंगे। नॉर्मली बेटा क्या होता है रिएक्शन के अंदर, इसका काम होता है इसको तोड़ देने का, इसको आएगा और इसको यहां से तोड़ना चाहिए था, बट ये तोड़ने की बजाय कहां से लगे रिएक्ट करने के लिए, आपके बेंजीन से रिएक्ट कर गया। बेटा क्या लिखोगे इसके अंदर कि आपका अनहाइड्रस AlCl3 react with aniline and reaction stops there। ठीक है बेटा, तो आपका जिसका काम था ना Cl को तोड़ के अलग कर दे, वो बचा ही नहीं, सारा कंज्यूम हो गया, रिएक्शन बंद हो जाती है। ठीक है बेटा, तो ये इसका आंसर था, लिखना तो लिख सकते हो। ओके, बड़ा बात है अगले पोर्शन पे। फिर अगला है राइट ए केमिकल टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन मिथाइलमाइन एनिलीन। बड़ा ध्यान रखना, अगर ये सेकेंडरी टर्जियरी तो तब भी कर लेते हैं, प्राइमरी तो तब भी कर लेते हैं, दोनों ही बड़ा प्राइमरी है, क्योंकि बड़ा मिथाइलमाइन मतलब बड़ा क्या होता है, मिथाइलमाइन का मतलब होता है आपके पास CH3 NH2। अगला कौन सा एनिलीन मतलब बेटा वो भी क्या होता है CH3 NH। दोनों ही क्या है आपके प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन का मतलब ये है कि N से कितनी चीजें लगी हुई हैं, तो देखो N से एक, N से एक, ठीक है ना। प्राइमरी मतलब ये होता है N से एक ही चीज लगी हुई, तो दोनों ही प्राइमरी अमाइन से। तो इसमें आपके पास बेंजीन सल्फोनाइल वाला भी नहीं कर सकते और ना ही कार्बाइल अमाइन टेस्ट कर सकते। तो यहाँ पे करते हैं, उसको बड़ा बोलते हैं, बड़ा लिख देना एजो डाई टेस्ट। बड़ा कौन सा करेंगे, सिर्फ नाम लिखना है, बड़ा लिख के दिखाने नहीं है, तो क्या लिखोगे सिंपल सा एजो डाई टेस्ट। फिर भी देखो समझ बड़ा होता क्या है, बड़ा एनिलीन बड़ा क्या करवाते हैं, पहले कराते हैं HNO2 या सोडियम नाइट्रेट से बेटा करवाएंगे, क्या बनेगा डाइसोनियम सॉल्ट। याद है ना बेटा आपके पास क्या बनता है Na(N2+Cl-), ठीक है ना, क्या बनेगा N2+Cl- करोगे। और लेकिन अगर CH3NH2 को बड़ा सेपरेट कराते हैं ना किसके साथ, एक सेकेंड, HNO2 के साथ बेटा बनता है यहाँ पे अल्कोहल बन जाता है। बेटा क्या बनता है अल्कोहल। बेटा दोनों को फर्दर रिएक्ट कराते बेटा नेफ्थोल से, स्पेलिंग देख लेना नेफ्थोल है। बेटा यहाँ पे आते हैं ऑरेंज कलर, बेटा यहाँ पे आएगा नो कलर, ठीक है बेटा। डाइजोनियम बना के बेटा देखो आपने पढ़ा हुआ कपलिंग रिएक्शन, इधर आप बेटा रिएक्ट करा सकते हो फिनोल से, नेफ्थोल से, या फिर बेटा आप किसी रिएक्ट करा सकते हो बेटा ये आप रिएक्ट करा सकते हो किससे, स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, जो ओहो बेटा फिनोल से रिएक्ट करा दो या किससे भी रिएक्ट करा दो, फिनोल हो गया, फिर एनिलीन से बेटा क्या होता है आपका ऑरेंज या फिर येलो कलर बेटा आ जाएगा आपके पास, उससे क्या करोगे आप डिफरेंशिएट कर लो। कलर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, ठीक है बेटा, तो उससे रिएक्शन आपकी हो जाएगी, ठीक है बेटा। इसको बोल देते हैं एजोडाई टेस्ट, ठीक है। बेटा अगला देखिए, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन गैब्रियल थायलामाइड सिंथेसिस। बेटा देखो क्या था यहाँ पे, बेटा आपके पास क्या था, एक था ये बेटा C डबल बॉन्ड O था, बेटा क्या लगा था N, बेटा C डबल बॉन्ड O था, बेटा क्या लगा था N से H। बेटा ये था गैबी, अब इसको बोलते हैं थैलामाइड, बेटा क्या बोलते हैं थैलीमाइड, है ना, बेटा इसको बोलते थे थैलीमाइड, स्पेलिंग सही करते हैं तो बेटा क्या बोलते हैं इसको थैलीमाइड। बेटा इसमें रेड कराते पहले क्या KOH डालोगे, ताकि बेटा ये N हट के क्या लग जाता है बेटा आपके पास, ये लगता है इसके ऊपर, तो देखो बेटा बेंजीन रह जाएगा, बेटा C डबल बॉन्ड O, बेटा यहाँ पे क्या आता है K, बेटा यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास, एक सेकंड N आएगा ना, बेटा ये N आएगा, यहाँ पे लगेगा K, H हट गया आपसे, C डबल बॉन्ड O, बेटा क्या लगेगा ये। अब बेटा यहाँ पे डालते हैं क्या, आपको जो भी बनाना हो वो डाल दो, CH3 मान लो बेटा CH2, बेटा क्या डाल देंगे Cl। बेटा हुआ क्या, इसका K
इसका बेटा Cl हट जाएगा और बेटा C जाके यहाँ बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है। तो बेटा ये बनता है आपके पास, यहाँ पे बना रहा हूँ, ओके, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, बेटा N था, बेटा यहाँ पे लगा हुआ CH2, बेटा क्या लगा हुआ CH3 लगा हुआ था, ठीक है बेटा। अब इसको क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एक्वस, बेटा यहाँ से टूटता है पूरा का पूरा ये, और बाहर निकल जाएगा आपका 1 डिग्री अमाइन। तो बेटा 1 डिग्री अमाइन बनाने के लिए इसको यूज करते हैं बेसिकली, बेटा ये रहेगा CH3 C डबल बॉन्ड O ONA, बेटा भी रहेगा C डबल बॉन्ड O ONA, बेटा बाहर क्या निकल गया आपके पास, सिंपल सा CH3 CH2 NH2, ठीक है बेटा। तो ये बेसिकली आपका मेन प्रोडक्ट होता है कौन सा वाला, 1 डिग्री अमाइन। तो बेटा 1 डिग्री अमाइन बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं थैलामाइड सिंथेसिस। आया समझ में, ठीक है, याद कर लेना इसको। हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन टू बेटा पी ब्रोमो एनिलीन, बेटा बोला क्या है, अगले पे लिखते हैं एनिलीन को कन्वर्ट करना पी ब्रोमो एनिलीन के अंदर। बेटा एनिलीन मतलब NH2 है, बेटा कन्वर्ट किस में करना है आपको, बेटा NH2 रहने दो, बेटा पैरा पे क्या लगाना है Br। तो बेटा होता है क्या नॉर्मली कि अगर डायरेक्टली Br2 डालेंगे ना इसके अंदर, तो ऑर्थो 2 4 6 तीनों पे बेटा ऑर्थो क्या लग जाते हैं, ब्रोमीन लग जाते हैं। तो बेटा यहाँ क्या करना पड़ता है हमें, इसका लंबा एक प्रोसेस है कि पहले इसमें डालना पड़ता है CH3CO का ट्वाइस O, बेटा इसको बोलते हैं एसिटिक अनहाइड्राइड, ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं एसिटिक अनहाइड्राइड डालना पड़ता है बेसिकली बेटा, कुछ ऐसा होता है देखने में, ये CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, फिर बेटा होता है CH3, बेटा यहाँ से टूटता है ये, बेटा ये वाला पोर्शन जाकर लगेगा कहाँ पे, N से लगेगा, बेटा बताओ ध्यान से क्या लगता है ये, बेटा ये कुछ ऐसा लग जाएगा आपके पास, NH बचेगा, बेटा यहाँ पे लगेगा O, फिर लगा हुआ C डबल बॉन्ड O, फिर लगता है CH3। अब बेटा क्या होता है, अब जाके बेटा हम यहाँ पे डालते हैं Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH। बेटा होता है क्या, अब क्या होगा कि यहाँ पे एक लंबी सी चेन बन गई, तो बेटा ये ऑर्थो के पास ना स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं ना, भीड़ लगा दी, इसलिए Br बेटा सिर्फ यहाँ जाने से डरता है, Br कहाँ जाएगा बेटा यहाँ पे, क्योंकि ये नेगेटिव एलिमेंट से रिपल्शन होगा, तो ये जाएगा सिर्फ पैरा पे, नहीं ऑर्थो पे जाने से मना कर देगा। तो क्योंकि हमें ऑर्थो पे लगाते इसलिए बेटा ये रिएक्शन करते हैं, बेटा ये NH रहेगा O C डबल बॉन्ड O, बेटा क्या आपका CH3 है, बाकी आपका सर्कल है, बेटा Br कहाँ लग गया, यहाँ जाके बन गया Br। बट हमें क्या चाहिए बेटा, हमें तो चाहिए था सिर्फ NH2, तो इसको वापस हाइड्रोलाइज कर दो, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड डाल दो, बेटा ये टूट जाएगा, फिर से बेटा क्या लग गया जाके वहां पे H प्लस लग जाएगा, बेटा फाइनली आपका आंसर आ गया, बेटा ये रह गया NH2, बेटा यहाँ पे क्या लग गया आपके पास Br लगा रहेगा, ये आपका बेटा फाइनल आंसर आ चुका है। आया समझ में, तो ये बेटा आपको याद रखना है, बेटा इसके दो रिएक्शन सेम टू सेम, ब्रोमीन के लिए और नाइट्रो के लिए, दोनों के लिए बेटा ऐसे ही करनी पड़ती है, तब जाके हमारी रिएक्शंस हो पाती है, ठीक है। तो याद रखना बेटा आपको, बेटा ये देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, बेटा डायरेक्टली यहीं पे कर देते हैं, बेटा तो ध्यान से पहले डालते हैं HbF4, तो बेटा लगता है यहाँ पे जाके BF4, बेटा दोबारा डालते हैं नाइट्रो, तो बेटा बेसिकली बनता क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हूँ क्योंकि डायरेक्टली आंसर लिखना है आपको, बेटा यहाँ लग जाता है NO2, बेटा नाइट्रो बनाने का तरीका है फ्रॉम डाइजोनियम, आप पढ़ सकते हो चैप्टर नंबर आपका जो आपका है ना अमाइंस, उसका डाइजोनियम पढ़ होगा तो वहां पे बेटा आता है रिएक्शन निकल के, ठीक है बेटा, तो बनता है नाइट्रो। बेटा यहाँ देखिए क्या बन रहा है, बेटा बोला क्या है, कार्बोक्सिलिक था, डाला बेटा NH3 है, बेटा क्या बनने वाला है Na, देखो A होगा क्या बेसिकली यहाँ पे, बेटा C डबल बॉन्ड O, बेटा क्या लगेगा NH2, बेटा क्या बनेगा बेंजीन अमाइड बन गया, या बेंजामाइड बन गया, बेटा ये क्या डाला हमने, क्या बोलते हैं बेटा इसको, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। बेटा होता क्या इसमें से, ये CO को बाहर निकालता, क्या करता है बेटा आपके पास, बेटा CO को बाहर निकाल देता है, तो बेटा बन क्या गया आपका फाइनली आंसर, बेटा देता है सिंपल सा NH2 बन जाएगा, ठीक बेटा। तो ये भी आपका दोनों हो गए, ठीक है, ग्रेड, दोनों हो गए। चैप्टर खत्म काहे नहीं हो रहा हमारा, बेटा
33 क्वेश्चन, इसमें भी 2 पार्ट होंगे और वाला ऑप्शन में दोनों कर देते फटाफट। देखो, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जिंक कैडमियम Hg आर लो। क्यों? क्योंकि बोथ, क्या सॉरी, they do not belong to, they do not belong to transition elements due to completely filled d orbitals। ठीक है, क्योंकि इनके ट्रांजिशन में काउंट नहीं होते। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। ये ट्रांजिशन में काउंट नहीं हो तो डी ब्लॉक में तो है, ट्रांजिशन में नहीं, क्योंकि इनके डी ब्लॉक पूरे भरे होते हैं। और ट्रांजिशन का डेफिनेशन क्या होता है, डी ब्लॉक खाली होना चाहिए, या तो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन या कम से कम मैक्सिमम 9 हो सकते हैं, पूरा भरा भी ना हो पूरा खाली भी ना हो। अगला क्या है, आउट ऑफ D4 स्पीसीज Cr2 इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग व्हाइल Mn3+ इज स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग। बड़ा लिख लेते हैं क्या बोलने की कोशिश कर रही है। पर देखो क्रोमियम की बात करें तो नंबर क्या होता है 4s1 3d4। पर अगर बात करें मैग्नीज की, पर क्या देगा Cr2+, बेटा वो क्या हो जाएगा Cr2+, बेटा वो हो जाएगा सिंपल सा आपके पास 2 निकल के बेटा क्या रहेगा 3D में 3, सॉरी गड़बड़ लिखते हैं बेटा, छोटी सी गड़बड़, 3D में बेटा 5 हो, कितने होंगे 3D में 5, बेटा 3D में कितने बचेंगे, 1 सेकंड रुक जाओ, दोबारा देख लो। देखो बेटा था कि आपके पास सेकंड वाले के अंदर कि आपका जो बेटा क्रोमियम होता है उसमें होते हैं 24, बेटा नंबर क्या हो जाएगा आपके पास 4s1 3D में 5 होते हैं, बेटा 2 निकाल दोगे तो क्या बनेगा आपके पास, देखो Cr 2+, बेटा क्या होता है 3D में कितने होते हैं 4। बेटा अगले की बात करें किसकी, मैग्नीज की, तो बेटा मैग्नीज क्या होता है आपके पास, सेम वही 25, बेटा ये होता है आपके पास 4s2 3d5, बेटा 2 निकालोगे 3 निकाल दो बेसिकली, तो बेटा क्या हो जाएगा Mn3+, बेटा बनेगा कितना, ये भी बनेगा 3d4। तो बेटा वही बोल रहे हैं कि दोनों ही 3d4 है, बट मैग्नीज लूज करने की कोशिश करेगा और सॉरी क्रोमियम लूज करेगा और ये गेन करेगा, बोला ना। क्रोमियम बेटा रिड्यूसिंग है, रिड्यूसिंग मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। बेटा Mn क्या है, ऑक्सीडाइजिंग, दूसरे को ऑक्सीडाइज मतलब खुद को रिड्यूस करेगा। बेटा मतलब ये है आपके पास कि क्रोमियम की कोशिश क्या होगी Cr3+ बनने की, क्योंकि बेटा वहां पे क्या हो जाता है 3D में 3 हो जाते हैं। बड़ा पढ़ा हुआ हमने कि 3d3 मतलब होता है कि आपके पास किसका जो T2z लेवल है इस हाफ फील्ड, और वो क्या होता है बेटा स्टेबल होता है। तो कोशिश करता है क्या करने की है 2+ से कहां जाने के 3+ में, ताकि इसका T2z क्या हो जाए कंप्लीटली फिल्ड हो जाए, सॉरी हाफ फिल्ड हो जाए, स्टेबिलिटी आ जाएगी। बेटा यहां देखो बेटा ऐसी कोशिश क्या होगी Mn2+ बनने की, क्यों, ताकि इसका 3D क्या हो जाए 5 हो जाए, 3D 5, ताकि बेटा क्या हो जाए इसका D हाफ फील्ड हो जाए। ठीक है बेटा, तो दोनों ये कोशिश कर रहा है लूज करने की ताकि इसके 3 हो जाए, ये कर रहा है गेन से 5 हो जाए, क्योंकि 3 के केस में ये स्टेबल होता है, ये होता है 5 के केस में स्टेबल, तो दोनों स्टेटमेंट लिख दो बेटा। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। बेटा लिखा E0 वैल्यू ऑफ कॉपर 2+ से कॉपर बनने की बेटा वैल्यू क्या है 0.34 वोल्ट है बेटा, इसीलिए क्योंकि बेटा मतलब बताने का ये है कि बाकियों की वैल्यू नेगेटिव होती है, कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्योंकि कॉपर की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है ना, कॉपर हैज वेरी लो हाइड्रेशन एंथैल्पी, वेरी लो नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी। मतलब ये होता है कि कॉपर जो होता है ना पानी में अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पाता, बेसिकली बोलते हैं कि इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होगी बहुत कम आती है। मतलब बेसिकली क्या होता है कि ज्यादा एनर्जी निकलनी चाहिए, मतलब ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, बट ये कम नेगेटिव होता है, ये लिखो बस। बेटा देखा कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। बेटा बोला KMnO4 को हीट कर देगा, तो बेटा ये निकल के आता है सिंपल सा K2MnO4
K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2, K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस बेटा क्या बनेगा O2। ठीक है, ये करना होता है बस। बस बैलेंस कर दो बेटा, इसको क्या कर दो, बैलेंस कर दो। देखो कितने के हैं मेरे पास, 2 के हो गए बेटा। Mn कितने हो गए, 2 Mn हो गए बेटा। ऑक्सीजन देखो कितने हो गए, 8, 4 2 2 8, ये बैलेंस हो गया बेटा। याद रखना है जब इसको हीट करते हैं KMnO4 को, तो पोटेशियम मैग्नेट है, पर मैग्नेट, ये मैग्नेट बन गया, मैग्नीज ऑक्साइड प्लस O2 बनेगा। ठीक है बेटा। अगला देखो क्या लिखा है, Cr2O7 प्लस 6I प्लस 14H प्लस। ठीक बेटा। तो बेटा ध्यान रखो, इसकी रिएक्शन के बाद जो होता है ना, क्रोमियम बनता है बेटा आपके पास 3 प्लस में, बेटा आयोडीन बनता है I2। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा। बेसिकली क्रोमियम का क्या होगा, रिडक्शन, आई के बाद क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन। बेटा ध्यान रखना यहाँ पे क्रोमियम की बात करो, निकालने की कोशिश करो, एक्स की वैल्यू तो कितना हो जाएगा बेटा। देखो ये 7 14, 14 में से 2 गया 12, बेटा आता है यहाँ पे 6 प्लस। तो बेटा बेसिकली क्या हो रहा है, क्रोमियम बेटा आपको कहाँ जा रहा है, 6 से 3 पे जा रहा है। कितने पे जा रहा है, 3 पे बेटा। आयोडीन जा रहा है कहाँ पे, इसके ऊपर। अब बेटा करेंगे इसको बैलेंस। बेसिकली आपको ऑक्सीडेशन करना है, पढ़ा था ना रिडॉक्स में, पढ़ा था बैलेंसिंग, वही बैलेंसिंग बेटा करनी होती है हमें। तो कैसे करते हैं बैलेंसिंग, तो आई बेटा कितना -1 पे कहाँ पहुंच गया, 0 पे। रिडॉक्स में बैलेंसिंग करने से पहले सबसे पहले बेटा क्या करते हो आप, पहले चेक करते हो क्या बेटा, हमसे चेक करोगे कि जो आपका वो है ना, क्या कहते हैं उसको, ये जो होते हैं ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बाकी सब बैलेंस होनी चाहिए। तो क्रोमियम कितने हैं, 2, या 2 लगा दो। आयोडीन में कितने हो गए, यहाँ पे 3 लगाना होता है, 6 हो जाएंगे। ठीक है, देखियो तो बेटा क्रोमियम बैलेंस हो गया, आयोडीन बैलेंस हो गया। अब किस बेटा बैलेंस करते हैं, H प्लस को विद द हेल्प ऑफ वाटर बैलेंस कर दो। देखो ध्यान से, या चार्जेस पहले देख लो बेटा, चार्जेस बैलेंस है कि नहीं। बेटा क्या करोगे, चार्ज को बैलेंस करोगे। तो चार्ज कितना है आपके पास बेटा, देखो यहाँ पे देखो -2 है ना, तो इस पे पूरे चार्ज बेटा -2 बेटा। यहाँ पे कितना -6 है बेटा। कितना है आपके पास, 14 प्लस का है, कितना हो गया बेटा 8 प्लस का 6 है बेटा। कितना है, प्लस का 6 बेटा। यहाँ पे देखो कितना रह गया, प्लस का 6 ही चार्ज है, तो चार्ज बैलेंस हो गया। अब बेटा सिंपली क्या करना है आपको, बैलेंस करना है किसको, हाइड्रोजन को विद द हेल्प ऑफ H प्लस H2O। तो कितने H2O है, H है 14, तो क्या लिखोगे बेटा, आप 7H2O ऐड कर दो। क्या कर दोगे, 7H2O। बट देखो ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा, 7H2O 7, तो बेटा ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी ये वाली। ठीक है, ध्यान रखना ये प्रोसेस होता है बैलेंस करने का। बट ध्यान रखना इस चैप्टर में क्या है ना, कुछ रिएक्शंस है क्रोमियम की विद आयोडीन के साथ, सल्फर के साथ, और ऑक्सीलेटों के साथ, सल्फाइड के साथ। बेटा वो रिएक्शंस आपको याद रखनी पड़ती है, बनने के बाद बनता क्या है, किस फॉर्म में जाता है, उसको बैलेंसिंग बहुत आसान है, क्योंकि 11th में पढ़ा हुआ है, वही बैलेंसिंग करनी होती है। ठीक है बेटा, अगर कंफ्यूजन हो बता देना, मैं करवा दूंगा अलग से इसके वीडियो। और देखो अगला क्वेश्चन बोला, आउट ऑफ Cu2 Cl2 एंड Cl2 विच इज मोर स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन एंड व्हाई। बड़ा सिंपल देखो बेटा, इस पे चार्ज दिख रहा है कितना है, +2 बेटा। कितना चार्ज है इसके ऊपर, +2 है बेटा। यहाँ कितना है आपका, +1 है बेटा। ध्यान रखो स्टेबल मतलब ये होता है, देखो किसमें पूछा है, एक्वस में, पानी के अंदर। देखो पानी में वो ज्यादा स्टेबल होगा जो पानी से अच्छे बॉन्डिंग कर पाए बेटा। पानी के साथ जो अट्रैक्शन होता है डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर, तो वैसे चार्ज ज्यादा है, तो Cu2 प्लस Cl2 has +2 oxidation state, +2 oxidation state, hence it can easily dissolve in water। ठीक है ना, वाटर में डिसॉल्व भी कर सकता है और अच्छी खासी बॉन्डिंग बना सकता है, इसलिए आंसर क्या होगा, Cu2 Cl2। बड़ा अगला देखते हैं, राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन F ब्लॉक एलिमेंट्स। बड़ा बहुत सिंपल चीज है, क्या होता है याद है, n-2 होता है बेटा। F में कितना होगा बेटा, 1 से लेके 14 तक बेटा। n-1 होगा, D के अंदर बेटा होता है 0 से लेके 1 के बीच में बेटा। ns में क्या हो जाएगा आपका, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसमें है, किसकी है, F ब्लॉक एलिमेंट्स की। अगर बेटा किसी बात करें लेंथोइड, तो यहाँ पे 4F आता, ये 5D और ये 6S होता है।
और अगर बात करेंगे हम एक्टिनोइड्स की तो यहाँ पता 7s 6d और ये 5f, ठीक है, तो याद रखना। बड़ा प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन एंड व्हाई। बड़ा पूछा है कौन सा कलर्ड होगा। बड़ा कलर के लिए क्या था कि डी ब्लॉक में आपके पास कुछ जगह खाली होनी चाहिए, वैकेंट होना चाहिए, या तो पूरा खाली ना हो, मतलब डी में बेसिकली या तो 1 से लेकर 9 के बीच इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, होंगे तो वो कलर शो करेगा वरना नहीं करेगा। चेक कर लो कितना होता है। नंबर दे ही रखा बेटा स्कैंडियम में, तो +3। तो देखो स्कैंडियम नंबर नॉर्मली क्या होना चाहिए, 4s2 3d1 होना चाहिए। बेटा क्या बना दिया हमने, स्कैंडियम 3+ बना देंगे, तीनों बाहर से, बेटा डी क्या हो जाएगा आपका, सिंपल सा 3d0 हो गया। बोला डी में 1 से 9 होना चाहिए, नो कलर, तो कलर इसमें नहीं आ सकता क्योंकि इसमें कुछ बचा ही नहीं। बेटा देखो Fe बेटा 26 होता है, तो नंबर क्या होगा 4s2 3d में 6 होंगे बेटा आपके पास। बेटा बाहर क्या कर दिया हमने, Fe3+ किया, बेटा क्या रहेगा 3d में 5 रहेंगे। डी में है इलेक्ट्रॉन 1 से 5 9 के बीच में, बेटा कलर इसमें आएगा। बेटा यहाँ देखिए जिंक की बात करते हैं बेटा, तो जिंक होता है नॉर्मली 30, तो 4s2 3d में बेटा 10 होते हैं। बाहर कितना निकाला 2, तो बेटा बन गया जिंक 2+, बेटा कितना हो गया 3d10। अगेन नो कलर, क्योंकि बेटा यहाँ पे डी भरा हुआ है, नंबर होना चाहिए 1 से 9 के बीच में, तो बेटा ये आपका क्या हो गया आंसर। और बेटा यहाँ पे खत्म होता है हमारा ये जाकर सिंपल पेपर। बहुत लंबा अच्छा लगा क्योंकि डिटेल में बताना था और सारे के सारे और वाले क्वेश्चन भी करवाने थे, इसलिए लंबी चली आती वीडियो, इसलिए 2 पार्ट्स बनाई थी हमने। होप आपको पसंद आया होगा और प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। कल फिर बेटा लेके आएंगे एक और सिंपल पेपर, ठीक है, ताकि उसको भी प्रैक्टिस करो। 2 सिंपल पेपर करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री का, फिर स्टार्ट करेंगे PYQ इस चैप्टर वाइज, ठीक है बेटा, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद।